आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। शब्द, स्वाद, स्पर्श, रूप और गंध, इससे विमुख होकर दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्त होकर अगर आप बुद्धि की समानतापूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो उसे समाधि कहते हैं। समः जमा धी, धी यानी बुद्धि। ऐसे व्यक्ति को माया, मोह, काम, क्रोध, मद, लोभ या वो जो वायरल वीडियो वाले अंकल जी थे उनकी तरह कहूँ तो माया, मोह, काम, क्रोध, मद, लोभ, भूख, प्यास, ऐश्वर्य, विलास, मान, अपमान, सुख, दुख किसी की अनुभूति नहीं होती। लेकिन हमें आज एक सुख, एक हर्ष और एक अभिमान की अनुभूति हुई जब एक खुशखबरी हम तक पहुंची कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है वो गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि, और जिसका अंग्रेजी अनुवाद है टूम्ब ऑफ सैंड, उसको मिला है। तो जल समाधि सुनी थी, रेत समाधि क्या है उसके लिए अपन को किताब पढ़नी होगी, मैंने अभी नहीं पढ़ी है। पर हम सबको बधाई, हिंदी का ये पहला उपन्यास है जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर आ गया, अब हिंदी बकर की बारी है। शुरू करते हैं कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और कुलदीप सरदार के साथ 3 ताल का 85वां एपिसोड। जय हो, जय हो। पचासी हो गए, 85 हो गए, बात में भी है। 85 कहीं कुछ है, 85 कहीं पहुंचना है। वैसे ही ये किताब जो है अभी मैंने तो पढ़ी नहीं है और मुझे लगता नहीं कि अभी ज़्यादातर लोगों ने पढ़ी होगी, अचानक से ऐसा लगा कि चर्चा में आई। इसका जो शीर्षक है वो बड़ा व्याख्या को आमंत्रित करता है, रेत समाधि। वैसे वो कहानी का सिनॉप्सिस मैंने देखा, हाँ, बहुत कोविड टाइप है। मतलब इलाहाबाद में रेत समाधि की फोटो बहुत छपी थी कोविड टाइम में। ये तो डार्क हो गया बाबा। ये ताऊ टाइप का था। मैंने उसका एक अंश पढ़ा। अच्छा, आज ही जिज्ञासा थी इसलिए पढ़ा और अच्छा लगा पढ़ के। लिखने की जो शैली है उनकी वो बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ी है, एकदम ताज़ी। आपने अंग्रेजी वाला पढ़ा जो है? शब्द होता नहीं है। हाँ, अंग्रेजी वाला नहीं पढ़ा है, हिंदी वाला पढ़ा। नहीं, उस किताब को मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा। हाँ, मतलब ट्रांसलेशन बहुत आनंद देता है पर उस भाषा का जिसको मैं समझता नहीं हूँ। बिल्कुल, जहाँ मजबूरी हो। अभी बहुत सारे बैठक खानों में, दीवाने खास में, इस शहर में और तमाम और बाद शहरों में आप पाएंगे कि इसका अंग्रेज़ी तर्जुमा जो है वो पेल के एकदम लोग खरीद करके ले जाएंगे। यहाँ तक कि तमाम ठीक ठाक हिंदी बोलने वाले लोग या हिंदी समझने वाले लोग, उनके घरों में भी इसका अंग्रेज़ी अनुवाद आपको मिल जाएगा आने वाले समय में। अब राजकमल को ये सोचना है कि वो हिंदी वाले को कैसे पॉपुलर करें, कैसे बेचें। हाँ, राग दरबारी देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्योंकि उसका जब इंग्लिश ट्रांसलेशन आया तो फिर अच्छी चीज़ है, ट्रांसलेशन उन लोगों तक पहुँच जाती है जो उस भाषा को नहीं जानते भारत में ही। पर मेरे लिए तो मैं पढ़ूंगा अवश्य रेत समाधि। और हाँ, उसकी कहानी वैसे ये उसका जो सिनॉप्सिस इतना ही है कि कोई एक 80 साल की महिला होती है जो डिप्रेशन में होती है अपने पति की मौत के निधन के बाद, और फिर वो उससे उबर करके पाकिस्तान जाती है क्योंकि बंटवारे से पहले के जो उसके पुराना जो पास्ट था उसको कन्फ्रंट करने के लिए। तो ये उसका सिनॉप्सिस है। अपन पढ़ेंगे इसको और जब पढ़ लेंगे अपन तीनों तो उस पर बात भी करेंगे। अनुवाद की लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि भारत अनुवाद के मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है, और उसकी वजह यह है कि अनुवाद को कभी भी एक विधा के रूप में भारत में स्वीकारा ही नहीं गया। तो आपको अच्छे अनुवादक नहीं मिलेंगे। अच्छे अनुवादक अगर आपको मिलेंगे भी गिनती के उंगलियों पे, तो उनका रिकग्निशन नहीं मिलेगा। तो हिंदी में भी आपको आलोचक मिल जाएगा, लेखक मिल जाएगा, कवि मिल जाएगा, गीतकार मिल जाएगा, लेकिन अनुवादक के लिए कोई कुर्सी किसी भी बैठक खाने में लगती ही नहीं है। कितने लोग मिलते हैं वैसे ही आपको कि भैया आपका प्रोफेशन क्या है? जी मैं ट्रांसलेटर हूँ। हाँ, कभी नहीं मिलता है कोई। और सबसे चुरकुट मानदेय जो है वो अनुवाद का है हिंदुस्तान में। आप सुंदर से सुंदर अनुवाद करके दें, लेकिन आपको अभी भी 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, बहुत उदार अगर हुआ तो तब 50 पैसा, हाँ, तो प्रतिशत के हिसाब से भुगतान होगा।
तो वो बहुत ही विचित्र है। दूसरा क्या है कि अनुवाद आनंद देता है। जैसे ताऊ ने कहा कि जो भाषाएं हमको नहीं आती हैं उनके अनुवाद बहुत आनंददायक होते हैं, क्योंकि कोई तो एक माध्यम बनता है समझने का कि लिखा क्या गया है। वरना पाब्लो नेरूदा को हम लोग पढ़ ही नहीं पाते अगर अनुवाद नहीं होता, तो उनसे परिचित ही नहीं हो पाते। लेकिन अनुवाद की एक सीमा है, और अनुवाद की सीमा ठीक वैसे ही है जैसे बद्रीनाथ से लौटे हुए चचा से बद्रीनाथ की कथा सुनना। तो आप बद्रीनाथ नहीं गए, लेकिन आपके चाचा जो बद्रीनाथ से लौटे हैं वो आपको बता रहे हैं कि अरे इतनी इतनी तो बर्फ रही भैया। नॉइज ऐड हाँ, हो जाता है उसमें। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि आपको लगता है कि आप जान गए हैं और आप कुछ कुछ जान भी जाते हैं। लेकिन ताऊ ने ये बात कही ना कि राग दरबारी, वहीं से मेरे ये खुरखुंद आया कि भाषा की कुछ ऐसी वेणियां हैं जिनका अनुवाद संभव ही नहीं है। पुरुष कितना भी पाषाण अपने उदर पे बांध के घूमे, वो गर्भ के वजन को नहीं समझ सकता है। उसी तरह से अनुवाद है। तो अनुवाद की एक सीमा है, और भारत में तो अनुवाद बहुत ही सीमित है। हालांकि जो अंश मैंने पढ़ा उसका अनुवाद कैसे हुआ होगा इसकी मुझे बहुत जिज्ञासा है क्योंकि बहुत कठिन है वो। जिस तरह से ये लिखती हैं उसको अंग्रेजी में, चूंकि आप अनुवाद तो कर रहे हो पर एक नए ऑडियंस के लिए कर रहे हो जिसको इनके इडियम बिल्कुल ही समझ नहीं आएंगे। दूसरी बात कि गीतांजलि श्री का बिल्कुल नया तरीका है बोलने का, हिंदी लिखने का, तो उसको अनुवाद किया कैसे होगा ये बहुत। डेजी रॉकवेल का अनुवाद है और उन्हें भी साथ में मिला है ये पुरस्कार। डेजी इस अनुवाद में इतनी गंभीरता से कूदी हैं कि उनका हैंडल जो है श्री डेजी है। हाँ तो गीतांजलि श्री का जो डबल ई वाला श्री है वो उन्होंने उठाया है और अपना नाम उसके साथ जोड़ा है। तो कितना अपने आप को उन्होंने एक तरह से कहेंगे इसमें गहरे डुबोया है। गीतांजलि श्री डेजी। तो ताऊ जिस हिस्से का जिक्र कर रहे थे, मैं वो 3 तालियों के लिए ना पढ़ देता हूँ एक बार। तो वो जिस भाषा का जिक्र कर रहे थे कि जिसका अनुवाद करना मुश्किल है, वो क्या है, मैं एक उसका छोटा सा हिस्सा पढ़ रहा हूँ। गीतांजलि श्री का उपन्यास टूम ऑफ सैंड यानी रेत समाधि का एक हिस्सा। परिवार की दशा दिल्ली नगरी सी है। ठस्सम ठस्सा तितर बितर अस्त व्यस्त, चील सपट्टा खील बताशा, पुराना सिकंदर लोदी, सबसे पुरानी इंद्रप्रस्थ, जगर जगर मॉल, बुक्का यंधी, झोपड़ पट्टी, और ऊपर और नीचे धरती, और अंबर के चीथड़े बिजली, और टेलीफोन के तारों पर मटमैली पन्नियों से झूलते, और कभी पास खड़े मतिमारे को छुल जाते और करंट लगा के उसका सफाया कर जाते। पर इससे ना तो शहर साफ होता न आबादी घटती। दिल्ली और परिवार अजर अमर बम गोले पे टिके, फटते फूटते चलते रहते। उसी तरह जैसे किसी को नहीं खबर कि क्या हो रहा है दिल्ली में, किसी को नहीं मालूम परिवार के भीतर भी। मसलन इस घर की माँ जी कहाँ गईं और क्यों गईं किसी को नहीं पता। जितने सर उतनी बातें, और सर तो कितने उस सांसद के दिन, और सर तो कितने उस सांसद के दिन, क्योंकि पुराना दस्तूर निभाते जनता दौड़ी सारी की सारी, अपनी उम्र के हिसाब से तेज़ या मट्ठर, उतावली या संजीदा, और बहुत चिंतित कि हाय कैसे ये हुआ बेचारी। और एनजीओ के कार्यकर्ता भी आधमके कि कहीं बुजुर्गों के संग ज़्यादती का मसला तो नहीं। वर्ग पाठ का दिन वो बन गया, और सीख सकते थे कि कहाँ वर्गों में लचीलापन है कि इधर से उधर झूल लें, कहाँ किलेबंदी है कि न आर न पार, और ये कि उनका सारा वैविध्य एक जगह जमा। एक तो छात्र निकला, किसी हमदर्द अफसर का बेटा, जिसके शोध का विषय वर्गीकरण का ब्यौरा मांगता था। उसका लैपटॉप साथ ही रहता था। झट निकाल के नोट्स लेने लगा कि इसकी चाल उसकी ढाल कैसे उनके वर्ग को दर्शा देती है। एक सर आसमान में उठाए घुसती है, अगला एक्सक्यूज मी कहकर गलियारा पार करता है। कौन सबको अनदेखा करके धड़ धड़ा के जाता है, और किसके लिए जनता स्वयं पीछे हट जाती है। कौन गर्भगृह में पहुंचकर कुछ पूछेंगी, कौन नौकरों के क्वार्टरों में जाकर फुसफुसाएगा, कौन बस खिड़की की ओट से पलक झपकाएगा,
कौन खाली बिस्तर पर बैठ जाएगा, कौन पैताने खड़े अनुपस्थित पांवों पर माथा टेकेगी, ऐसा कुछ, ऐसे नोट्स। और नॉइज़ की बात हो रही थी कि कम्युनिकेशन में नॉइज़, अनुवाद में नॉइज़, उससे उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो सदन की कार्यवाही चल रही है वो याद आता है। इस हफ्ते बाबा वो वीडियोस छाए रहे, चाहे वो पहले योगी जी ने बाहर कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि अफसरों को मैं संभाल लूँगा, मैं ठीक कर दूँगा, आप लोग दलाली बंद कर दो, तो उस पर तंज किया अखिलेश यादव ने कि इसका मतलब 5 साल तक दलाली हो रही थी। तो समाजवादी पार्टी को जो सीटें ज़्यादा मिली हैं, वोट शेयर बढ़ा है, वैसी आक्रामकता अखिलेश यादव की दिख रही है और वो नोक-झोंक में तब्दील भी हो जा रही है। एक चीज़ नोटिस की आप लोगों ने, ताऊ ने की, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, अब ना इस सदन की कार्यवाही में अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी नहीं कह रहे हैं, बाबा भी नहीं कह रहे हैं, बाबा जी जैसे वो पहले प्रचार में कहा कहते थे, या चिलमजीवी जैसे शब्द का इस्तेमाल करते थे। अब वो उनको नेता सदन कह रहे हैं और इसमें एक शरारत है। हाँ, इसमें बहुत बड़ी शरारत है और नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन का ये खेल है। और जब फैसला आया था तो हम लोगों ने उसके कुछ दिन बाद, जब अखिलेश ने तय किया कि वो लोकसभा की सदस्यता से निवृत्त हो जाएंगे और नेता प्रतिपक्ष का दायित्व स्वयं संभालेंगे, उसी वक्त स्पष्ट हो गया था कि बहुत समय से खोया हुआ जो सुख था उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदन की कार्यवाही देखने का, वो पुनर्स्थापित होगा, वो दिन लौटेंगे, वो दिन बहुरेंगे। और आप देखिए कि वही कलरव सुनाई दे रहा है ना, एकदम इंद्र सभा है, इधर लाल लाल टोपियाँ, उधर भगवा भगवा चोंगे, है ना, बीच में कुछ लिटे पुटे छटे हुए से कुछ और लोग, लेकिन इन सब के बीच में मतलब ऐसा रक्त रंजित भी है और अतिरंजित भी है, सब तरह के भाव उसमें दिखाई दे रहे हैं। और इन सब कथाओं के बीच में मारीच भी हैं जो दृष्टा भाव से दोनों तरफ हैं और कहीं नहीं है। जैसे चचा शिवपाल, एक राहुल गांधी के चचा हैं जो दिल्ली में कपिल सिब्बल जी, तो सिब्बल और शिवपाल, आपने आज जब 3 ताल शुरू किया तो सा बहुत हो रहा था, हमको लगा कि अब सिब्बल शिवपाल पे तो जाना ही पड़ेगा। तो सैफई भी हुआ था उसमें। सैफई भी हुआ था तो ये बहुत बढ़िया खेल वो खेल रहे हैं, क्योंकि उनका ये है कि तुम तो बना दिए गए हो लेकिन तुम हो नहीं, ये एक तंज है। जितनी बार वो कहते हैं नेता सदन, तो उतनी बार ये कहना चाहते हैं कि तुमको बना दिया गया है, तुमको रख दिया गया है, कि तुम नहीं हो जो जीत के आए हो। ये एक विचारधारा है, ये एक पार्टी है, और ये बहुत सारी चीज़ें वो उसमें कहने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत तरह के आक्षेप लगा रहे हैं कि देखो जिनकी फील्डिंग तुम आज सदन में कर रहे हो, जिनके बचाव में तुम मुझे जवाब दे रहे हो, उनको तो तुम चाहते नहीं थे कि वो उप मुख्यमंत्री बने। तो बहुत सारे कारण हैं अखिलेश के पास चुटकी लेने के, लेकिन राजनीति में इन चुटकियों का बहुत मजा है। बस पेपर वेट ना फेंकें, माइक ना फेंकें, बाकी सब बहुत मजेदार है। लेकिन उसमें एक इंसिडेंट था, वो वाला हो गया कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये एक्सप्रेस वे ये जो बना है, या जो तुमने ये जो काम किया है, क्या सैफई की ज़मीन बेच के तुमने बनवाया है? तो उन्होंने कहा कि तुम जो राशन दे रहे हो और तुम जो बनवा रहे हो वो तुम पर आ गए, क्या वो तुम अपने पिता के पैसे से बनवा रहे हो? और उसके बाद उन्होंने वो जो एक डांट का एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें 3-4 बार हप हप ऐसे किया जाता है, जो लालू जी का बड़ा प्रचलित स्टाइल रहा है, वो किया उन्होंने और काफ़ी मामला गर्म हो गया। और विधानसभा में एक पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा उप मुख्यमंत्री के बीच बाप का नाम कैसे जिक्र में आया, इस पर गहमा गहमी हो गई। ये थोड़ा ओवर हो गया ये, लेकिन वो होता है यही। पिछली बार हम ऐश और तैश की बात कर रहे थे, तो अखिलेश जी जो हैं, अखिलेश, वो अभी तक उन पे आरोप ये है कि वो ऐश करते हैं। इनफैक्ट ओपी राजभर जो उनके साथी हैं, उन्होंने अभी कहा कि हम उनको एसी से निकाल के जनता के बीच में ले जाएंगे, बहुत एसी में रहते हैं। अब क्या है कि तैश में कुछ ज़्यादा कर दिया उन्होंने। अखिलेश जो राजनीति करते हैं और जो सामाजिक समीकरण वह बिठाना चाहते हैं, जो नहीं बिठा पाए इस बार, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो जो पिछड़े वर्ग के अन्य जातियों के नेता हैं उनके सम्मान पर चोट ना करें। उन्होंने एक गलती की है कि केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने उस भाषा का प्रयोग वो नेता सदन और मुख्यमंत्री के
लिए नहीं करते, वो महाना जी के लिए नहीं करते, वो खन्ना जी के लिए नहीं करते, लेकिन उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के लिए, चूंकि केशव प्रसाद मौर्य खुद चुनाव हार गए हैं अपना वाला, अपनी सीट, तो इतने हल्के में हो सकता है, मतलब जो मौर्य समुदाय है, जाति है, या जो जातियों का संग्रह है, उसके नेता नहीं हो। पर मैं प्रश्न वही करता हूं फिर से कि क्या वही सवाल उसी भाषा में हप धत भक तुम्हारे पिताजी, इस भाषा का प्रयोग यो किसी अन्य नेता के लिए करते? ये बात ऐसे नहीं चली जाएगी, निकल चुकी है वहां से, और वो बहुत लोगों के मन में ये खटकेगा कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। उनकी राजनीति के लिए, जिस तरह की राजनीति वो करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है। ताऊ जो बात कर रहे हैं उसमें मैं आधी बात से सहमत होता हूं कि ये बात सही है कि पिछड़ी जातियों के बीच संवाद की इस शैली का सुख अगड़े जरूर उठा रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। एक अगड़े नेता सदन ने उठ के फिर डांटा भी, है ना, तो उसमें अनावश्यक आपको उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं। हाँ, तो उन्होंने कहा भी, तो ये अगले इसमें मजा जरूर ले रहे होंगे कि एक मौर्य जी और एक यादव जी आपस में जो है इस तरह की भाषा में लड़ाई कर रहे हैं। तो ये अगलों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए एक आमोद प्रमोद का और चर्चा का विषय जरूर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव व्यक्तिगत हो गए। जैसे ही आप सैफई की जमीन कहते हैं ना, आप व्यक्तिगत हो जाते हैं। आप उसकी मिट्टी, उसकी पैदाइश की जगह, उसके मातृत्व के ऊपर सवाल करते हैं। आप कुछ और भी कह सकते थे। आप जब किसी को सैफई ले जाके जाओगे तो आप पर्सनल खेल रहे हो, क्योंकि सैफई कहने पे मिर्चा लगती है। जैसे गांधी परिवार को अमेठी कहने पे मिर्चा लगती है, जैसे संघ परिवार को नागपुर कहने पे मिर्चा लगती है। तो सैफई कहने पे भाई नागपुर से गांधी परिवार ने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया जितना कि मुलायम सिंह यादव के परिवार ने सैफई के लिए किया है। हाँ, ये बात सही है कि सैफई साहब एम्स, हवाई पट्टी हो कि क्या नहीं है वहां पर। आपके अररिया से बदतर स्थिति रायबरेली और अमेठी की होती अगर गांधी परिवार के पैर वहां नहीं पड़े होते। हाँ, अगर गांधी परिवार जैसे सैफई में मुलायम सिंह रहते हैं और अखिलेश रहते हैं, उसी तरह से गांधी परिवार अगर रायबरेली अमेठी में रह रहा होता तो वहां का दृश्य कुछ और अलग होता। और नहीं, ओन भी तो करना है। क्या है सैफई की जमीन? गांधी परिवार के पास रायबरेली और अमेठी की जमीन नहीं है। जमीन नहीं है। सैफई में इनकी जमीन है, तो हो ही जाता है कि पिताजी की जमीन, मामला वहां पहुंच जाता है। पर सैफई और पिताजी में जो डिस्टेंस है, मुझे नहीं लगता है कि वो डिस्टेंस आपको व्यक्तिगत लग सकता है, लेकिन राजनीति में एक बड़े सामाजिक परिदृश्य में जैसे ही आप किसी को सैफई की जमीन कहते हैं ना, तो ये एक बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न है। आप खुद उसका जवाब दे रहे हैं कि गांधी परिवार कभी वो नहीं कर पाया जितना सैफई में यादव परिवार ने किया, मुलायम सिंह के परिवार ने किया। तो सैफई को दंश की तरह, गर्व के साथ साथ दंश की तरह भी इस परिवार ने झेला है। उसको बात बात पे कहा जाता रहा है कि सैफई में महोत्सव करा रहे थे, वहां पे बलात्कार हो रहा था, वहां पे डकैती हो रही थी। सैफई में स्टेडियम बना दिया है, यहाँ पे कानपुर में खेलने को जगह नहीं है। बुंदेलखंड में सड़कें नहीं हैं, चीज़ें नहीं हैं, यहाँ पे तुम अपना बगीचे लगा रहे हो, हवाई पट्टी बना रहे हो। मुलायम सिंह ने कितना जोर लगा लिया सैफई को जिले बनाने का, और नहीं हो पाया उनकी सरकार में भी, क्योंकि परसीमन में कोई गणित बैठ ही नहीं रहा था उसको जिला बना पाने का। नहीं तो वो सैफई को जिला बना के मानते। इसलिए सैफई की बात करते के साथ में सैफई की और कोई पहचान नहीं है। सैफई की पहचान मुलायम सिंह का परिवार है, मुलायम सिंह यादव का परिवार है। और इसलिए अखिलेश को जब भी आप सैफई के सवाल पे घेरेंगे तो उसे व्यक्तिगत आक्षेप के तौर पे ही देखा जाएगा। आप जिस जमीन, जिस गांव में पैदा हुए हैं, आप महतारी पे सवाल उठा रहे हैं, और आप बाप की जगह पैतृक जमीन, तो उन्होंने बाप नहीं कहा या पिता नहीं कहा, लेकिन पहुंच तो गए, गरेबा पहुंच गए, गरेबा पे हाथ रख दिया। पर इसका जो ट्रिगर है ना, एक बात दूसरी बात ताऊ, मैं आपसे कहाँ सहमत नहीं हूं कि सारे लोग, आप पंडित वोट दे देगा सपा को, लेकिन मौर्य कभी वोट नहीं देगा सपा को, ना दिया है और ना भविष्य में देने वाला है। क्योंकि ओबीसी कॉन्फ्लिक्ट में जिन दो जातियों के बीच सबसे ज्यादा उत्तर पुरानी अदावत रही, पुरानी अदावत है, उसमें यादव वर्सेस मौर्य है। ये जो शाक्य हैं, इनका हमेशा से ये रहा कि ये कैसे ये कैपिटल से डील करते रहे, सब्जियों की बिक्री करते रहे, सब्जियों की पैदावार करते रहे। पैसा होते हुए भी ये कभी भी सामाजिक राजनीतिक वर्चस्व में मजबूती से खड़े नहीं हो पाए यादवों के सामने।
इसलिए तो कह रहा हूं मैं कि नुकसान इसलिए होगा, अखिलेश यादव चाहते हैं समीकरण बनाना। पिछली बार उन्होंने ना मौर्य प्रयास भी किया, नहीं बन पाया। तो अगर आगे बनाना चाहते हैं तो फिर ये एक बाधा आएगी। ये जो ट्रिगर हुआ है ना, आपने कहा था ना कि चलते हुए स्टोव में पिन नहीं मारना चाहिए। आपने बनाया है, आपकी सरकार में बना है, वो सही है। पर मैं ये देखता हूं कि समाजवादी पार्टी, उनको समाजवादी एक्सप्रेसवे या समाजवादी फ्लाईओवर, उन्होंने एक ये फ्रेज बना लिया है कि समाजवादियों की बनाई हुई है। समाजवादी पार्टी की बनाई हुई बोले ना तो चलता है, समाजवादी तो इस देश में सभी हैं, लेकिन वो ऐसा बना के चलते हैं कि समाजवादियों की एक्सप्रेसवे है, समाजवादियों ने मेट्रो दिया। तो ऑब्वियसली वो केशव प्रसाद मौर्य को लगता है कि यार अब आपने अपने से थोड़े ना बनाया है, सरकार के पैसे से बनाया, मतलब जनता के। ये गलतफहमी सारी पार्टियों को, सभी शासकों को रहती है कि वो दरअसल अपने पिताजी का पैसा लोगों को आप इनडायरेक्ट करो ना, आप रंग ऐसा करवा दो जैसे मायावती करती थी, या जैसा भाजपा भारत करती सरकार है। कहती है कि हम फलानी चीज पे 150 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, या हमने आपको गैस की टंकी दी। अरे आपने नहीं दी है, ये तेरा तुझको अर्पण वाला ही मामला है। आप केवल माध्यम है। सरकारें, नौकरशाही हमेशा से ये केवल माध्यम रहे हैं। और इसके ऊपर भी वही चक्र है, 3 ताल के किसी अंक में इसके ऊपर दृष्टांत दिया जा चुका है कि जो व्यवस्था है, जिसकी कल्पना की गई और जो यहाँ पे लागू की गई, उसमें लोग जो हैं वो मालिक हैं और नेता और नौकरशाही जो है वो नौकर है। और नौकर का दायित्व है मालिक के लिए सुविधाओं की और सहूलियतों की व्यवस्था करना। ये पुराना दृष्टांत है। तो वाकई आप इस नौकरी पे हैं कि आप सोचें, विचारें और खर्च करें, और सही सही जगह पे खर्च करें, क्योंकि लोग व्यस्त हैं या फिर लोग मस्त हैं। आप अभी आमोद प्रमोद की बात कर रहे थे। आपको पता है इंडिया शाइनिंग क्यों कामयाब नहीं हुआ? क्योंकि वो प्रमोद का विषय था। नीतीश कुमार ने भी वैसे तेजस्वी यादव को एक बार बोल दिया था, जाओ जाकर अपने बाप से पूछना, इस टाइप की बात कह दी थी। पिछले साल की बात है शायद, ऐसा हो जाता है। लेकिन एक चीज बताएं, नीतीश कुमार का कहना फर्क है उम्र की वजह से। हाँ, नीतीश कुमार और लालू यादव कलीग थे, तो वो अगर लालू यादव पे कुछ आक्षेप करते हैं तो जाओ अपने बाप से पूछना। मतलब तुम बच्चे हो, जो यहाँ पे सेट नहीं होता। ये सब लगभग एक ही उम्र के लोग हैं। अखिलेश यादव उतने युवा नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। हाँ सही है। योगी जी और अखिलेश की आयु बराबर ही है, 1 साल का अंतर है। अखिलेश 1 साल छोटे हैं, राहुल गांधी इन सबसे थोड़े लेकिन बड़े। ये भी इतिहास है कि जब एक युवा और एक बुजुर्ग में लड़ाई ठन जाती है तो सामान्य मानव की युवा की तरफ चला जाता है। आज भी लोग लक्ष्मण द्वारा परशुराम को गरियाए जाने का आनंद उठाते हैं, उसमें भी आमोद प्रमोद है। देखिए 14 में तो हुआ नहीं ऐसा, ना 19 में होके दिया। आपके यहाँ कहाँ जा रहा है ये बताओ? कहाँ हो रहा है युवा के पास? नहीं, युवा है ही नहीं वहाँ पे। एक फुल टाइम युवा चाहिए जो लड़ के खड़ा हो सके। संकट ये है। सब बुजुर्ग खलीफा है, एक भी युवा, सब युवा बनते हैं। खैर एक चीज़ और बताइए कि ये जो जैसे आपका जो कभी तो ऐसा हुआ होगा कि डांटने और फटकारने पे हो सकता है आप धीरे धीरे कम हो गए। बाबा का तो अभी भी होता ही होगा, ताऊ का हो सकता है कम हो गया हो कि किसी को बहुत गुस्से में डांटना हो तो उसके जो ये कई तरह के एक्सप्रेशन हैं, कुछ लोग भक बोलते हैं, कुछ लोग हट बोलते हैं, कुछ लोग ऐप जैसे उन्होंने किया अखिलेश ने, पेट से हवा खींचकर निकाले जाने वाले ध्वनियाँ। कुछ ऐसा रहा है कि बहुत पर्सनलाइज होकर के आप लोगों के कि आप गुस्से में हम इस तरह से डांटते थे, वो क्या नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं। लेकिन एक ये जरूर है कि फिर हमको लगता है कि बहुत ही हिंसक बयान है, लेकिन अक्सरिया हमारे मुंह से निकल जाता है क्रोध में। और उसमें यही कि आवाज़ बहुत ऊंची हो जाएगी, किसी से लगेगा कि नहीं ये अपनी शिशुपाल वाली गलती कर बैठा है 100वीं, तो उस वक्त फिर हम यही कहते हैं कि एक कंटाप में सही हो जाओगे। तो ये जो है ना कंटाप ना, ये बाबा के साथ भी नहीं होता होगा, मैंने पहले ही अंदाजा लगा था, क्योंकि ये शब्दों की कमी की वजह से होता है। आप ऊंची आवाज में पर शब्द बोल रहे हैं, आप प्लेस होल्डर वर्ड होते हैं। तो बिहार में अथी एक प्लेस होल्डर वर्ड है कि क्या हुआ, अरे अथी हो गया, फिर वो ढूंढता है शब्द, एक्सीडेंट हो गया। लेकिन पहला शब्द होता है अथी, गुस्से में हप दुर बक, ये जो है ये प्लेस होल्डर है कि कोई शब्द जो है उस समय इतने आवेश में है, आ नहीं रहा है, या वोकैबुलरी कमजोर है। बाबा के साथ क्यों होगा? नहीं, या फिर यह स्वभावगत रहा है। आपकी एक सामाजिक और जातीय परिधि में एक स्वभावगत समस्या भी रही है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग काफी रहा है। मैं प्लेस होल्डर ऐसा नहीं है
कि 100-100, 500-500 गौ पालने वाली जो जाति है, उसके नेताओं को आप राष्ट्रीय मंच पे भी इस तरह के हप धप करते पाएंगे। लालू जी भी यही धप और हप बोलते रहे हैं जो अखिलेश बोल रहे हैं। अखिलेश ने शायद कभी गाय को चारा ना दिया हो, या दिया भी हो, वन गमन उनका कभी नहीं हुआ कृष्ण की तरह। और हो सकता है कि ये जो टिप्पणी मैं कर रहा हूँ इसको बहुत अतिरंजित माना जाए, लेकिन प्रभाव रहता है समाज में। कई बार चीज़ें आप वहीं से रिसीव करते हैं जहाँ से आपका एस्थेटिक बन रहा होता है। अखिलेश तो उतने ही यादव है जितने कि आप ब्राह्मण हैं, प्लीज। वो कुछ नहीं है। गुड वन। यो कर रहा है। अब इसमें तो प्रतिवाद भी नहीं कर सकते बाबा। नहीं, आप मतलब ये नहीं कहेंगे मैं असहमत हूँ। ज्ञान गंगा में आपने डुबकी लगाई हो, पर व्यवहार में आप कोई क्या होता है, विप्र नहीं है। हाँ, नहीं, और नहीं मतलब व्यवहार में विप्र क्या, नहीं व्यवहार में तो विप्र हैं। नहीं, व्यवहार में ही विप्र है। खाने बैठते हैं तो खैंची पर खा जाते हैं। मीठे के लिए हमेशा लालायत रहते हैं, है ना। चलने फिरने, वॉक करने, एक्सरसाइज करने, इनसे निहायत परहेज है, हद से ज़्यादा। अच्छा संगीत और देसी घी की खुशबू हमेशा बहुत मादक लगती है। आप कितना भी जस्टिफाई कर ले, एक राउंड जब फॉर्म में आते हैं आप, तो पता चल जाता है वो क्या होता है कि नहीं। सही है कि कई बार ये भी होता है, मुझे लगता है कि सदन में रहते हुए भी आप तत्काल शायद तय ही नहीं कर पाए कि यार बैठा सदन में हूँ, यहाँ पे कैसे पेलूं इनको, तो आप हप धप पे आ गए। नहीं, और इस बात से मैं बहुत खुश रहता हूँ। जैसे देखता हूँ ना कि शहरों में आप जब पलते बढ़ते हैं तो वो सरनेम सिर्फ ना नाम का रह जाता है। हाँ, मतलब वो क्योंकि आप जो है फिर एक संपूर्ण मनुष्य की तरह ग्रो करते हैं, जहाँ पे आदमी की पूछ की तरह रहता है सरनेम। बस वो नाम की चीज है। शर्मा टी स्टॉल पे 2 खटीक बैठ के चाय पीते हैं और शर्मा जी बाद में गिलास का प्रक्षालन करते हैं। और राजनीति के लिए अपने सरनेम का उपयोग नेता लोग करते हैं। हर आदमी, मतलब प्रधानमंत्री मोदी को भी हमें याद दिलाया जाता है कि वो ओबीसी के हैं। नहीं, उन्होंने भी याद दिलाया हाँ, कई बार। तो ऐसा रहता है, पर ये लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब आज किन किन विषयों पर बात करेंगे मैं वो बता देता हूँ। मानव सभ्यता की 2 सबसे बड़ी खोजों में से एक आग पर। आग कितने तरह की होती है, कब आग जलानी चाहिए। कहा मानव सभ्यता की 2 बड़ी खोजें, हमने कहा देखो कपिल सिब्बल और शिवपाल पे बात होने वाली है। नहीं, आग पे बात करेंगे। हाँ, कब जलानी कब बुझानी, इसका शऊर या सुहूर जैसा अवधि में कहते हैं, कैसे हासिल किया जाए, और कौन सी आग है जो तिल तिल कर जलाती है, कौन सी आग आपको बचाए रखती है। तो गर्मा गर्म चर्चा इस पर, और बिजार सम्मत खबरें भी आएंगी बीच में। दूल्हे को मंडप तक BMW से नहीं लाए जाने पर बवाल हो गया। रास्ता जो कि छोटा था, गली संकरी थी और ख़राब थी, तो शादी के बाद बिना दुल्हन के ही बारात लौट गई। तो ख़राब सड़कों और महंगी गाड़ियों के बीच जो 36 का आंकड़े का गणित है, उस पर अपन बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, फिर बात करेंगे। बीमारियां तो हैं बहुत सारी, लेकिन हर बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी थोड़ी ना है। कुछ बीमारियों का इलाज डॉक्टर आपके घर आकर भी कर सकते हैं। तो अब हर मंगलवार आपके घर आएंगे डॉक्टर। हेलो डॉक्टर में विंक म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com और जियो सावन पे भी मिलेंगे हम। हेलो डॉक्टर, आज तक रेडियो। 3 ताल का 85वां एपिसोड है ये, और आप कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और कुलदीप सरदार के साथ हैं, और अपन आग पर बात करने वाले हैं। नश्वर शरीर जो है ये 5 तत्वों से बना है: क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा। तो जितनी ज़रूरी हवा, पानी, धरा और गगन है, उतनी ज़रूरी आग है। और जो 2 सबसे बड़ी खोज इंसान की कही जाती हैं, वो आग और पहिया हैं। तो किसी ने कल्पना की थी कि अगर हमारे पास अभी तक आग नहीं होता तो इंसान क्या कर रहा होता। वो अभी तक कीड़ों मकोड़ों, जमा की हुई वनस्पतियों, बड़े शिकारी जानवरों के छोड़े हुए शिकार, सड़े गले मांस को खा रहा होता। तो आग ने पहली चीज़ तो सुरक्षा सिखाई भोजन के संबंध में, कि आप भोजन को लेकर के ये हो पाए। और फिर सभ्यता का प्रारंभ आग से हुआ। तो
बीज भी वो बना करके चबा रहा था, लेकिन सभ्य होने का जो क्रम है उसमें आग जो है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आग के माध्यम से पहली बार उसने बाकी जीवों के जो चरित्र हैं और जो उसका चरित्र है उसमें पहली बार जो विभेद पैदा हुआ, नियंत्रण प्रकृति पर, जैसे पकाना, उसके पहले सब कुछ रॉ कंजम्पशन है। पकाने को पका के आपने क्या किया, आपने पहली बार भोजन को नियंत्रित किया, भोजन को वैसे स्वीकार करना बंद किया जैसे वो उपलब्ध था, भोजन को अपने अनुसार रचना शुरू किया। दूसरा क्या हुआ कि समय को नियंत्रित किया, क्योंकि कोई भी जीव अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक में और डे नाइट के क्लॉक में हमेशा एक तालमेल के अनुरूप चलता है, उसमें बहुत डिस्टर्बेंस की गुंजाइश होती नहीं है। इंसान ने आग के सहारे रात में जगना और जीना शुरू किया। पहले भी रात में जगता रहा होगा, तारों को देखते हुए, चंद्रमा को देखते हुए, बिजली कड़कती हुई देखते हुए, बारिश में भीगते हुए, पत्तों को देखते हुए, लेकिन अब आग हो गई तो आग के साथ एक सामाजिक विन्यास बनना शुरू हुआ। उसने प्रकाश जलाया, रात में बुनाई का कुछ काम किया, रात में पकाने का कुछ काम किया, क्योंकि अब वो पका ही नहीं रहा था, प्रकाश में पकते हुए को देख भी रहा था। पहले वो दिन में पका रहा था या केवल दिन में खा रहा था, रात में बहुत अंदाजा नहीं था कि इसमें मिट्टी लगी है कि काई लगी है, ये कच्चा है कि पक्का है, हाथ को हाथ नहीं दिखता था। लेकिन प्रकाश, उसे लगा कि अंधेरे को भी काटा जा सकता है इससे। उसने सबसे पहले समय की जो ये उसकी क्लॉक है उसको आग से नियंत्रित किया। रोशनी आ गई। और तीसरी चीज, दिन में हंटिंग गैदरिंग चलता था। हाँ हंटर गैदरर हैं हम जेनेटिकली। सभाएं बिल्कुल आग से शुरू हुई लोकतंत्र रात में बना होगा, हाँ, जो पहली, और बातचीत, भाषा का विकास, ये सब आग के अराउंड हुआ। तो आग की उसमें बहुत महती भूमिका है। और तीसरी चीज है कि मनुष्य जो कि दिन में अपने हथियारों, पत्थर, लकड़ी, लाठी, लग्घी, इनके माध्यम से आक्रामक हो करके कभी पेड़ों से फल तोड़ लेता था और कभी जानवरों का शिकार कर लेता था, रात में सोने के बाद वो मनुष्य बहुत कमज़ोर, बहुत लाचार होता था और उसके पास ऐसे यंत्र या ऐसे व्यवस्था नहीं थी कि वो अपने आप को बचा सके। किसी गुफा में अगर जाके आदमी सोया हुआ है छुप के, तो उस गुफा में सूंघते हुए भेड़िया, लकड़बग्घा और शेर पहुंच सकते थे, भालू पहुंच सकते थे। मनुष्य की ये सलाहियत नहीं रही कभी भी कि वो सूंघ के जान जाए कि कोई और जानवर उसकी तरफ आ रहा है। आग ने उसको पहली बार उसके सबसे कमज़ोर क्षणों में उसे सुरक्षा दी। आग से मनुष्य की मित्रता उसको बाकी तमाम बहुत बलशाली जानवरों के सापेक्ष सुरक्षित और मजबूत कर देती है। तो समाज बना, सभ्य हुए और सुरक्षित हुए हाँ। आग की शुरुआत में। वो कौन सी एक एनिमेशन वाली बड़ी मशहूर फिल्म है जिसमें वो एक शेर का किरदार है, तो वो जानवरों के नज़रिए से लिखी गई है, तो उसमें जानवर इंसानों के पास जो मैंने उसका हिंदी डबिंग वाला देखा था जानबूझ के। अच्छा। तो आग को वो चक्रफूल कहते हैं जानवर। बगीरा वाली फिल्म है शायद, अगर मैं गलत हाँ, वही जंगल है बुक। ना? मुगली जंगल बुक। हाँ, जंगल बुक, हाँ। जंगल बुक, तो वो चक्रफूल शब्द का इस्तेमाल किया कि जानवर, बोले कि इंसान से वैसे तो हम लड़ लें, पर उसके पास एक चीज है लाल रंग की, चक्रफूल। वही तो है, फायर और फ्लावर। दोनों है उसमें। आप चक्रफूल। फ्लावर समझ बैठे, फायर में। पर आग के साथ मुझे लगता है कि एक चीज़ और है कि आग के को इन्वेंट करने के बाद ज़्यादा दुश्वार काम था आग को साधना, बरतना, उस पर काबू पाना। मतलब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में फायर कैसे लगाई जाए कि इससे ऊपर ना। देखो इसमें आज तक मनुष्य इसी से स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, और जब आग को मनुष्य ने नहीं समझा था तब भी मनुष्य इससे स्ट्रगल करता था, क्योंकि आग मनुष्य से पुरानी है। जंगलों में आग लगती थी और मनुष्य अपनी लंगोटी बचा के भागता था। उसको समझ नहीं आता था कि कहाँ जाएं, कहाँ बसें, क्या खाएं, क्या करें। उसकी तो त्वचा भी ऐसी नहीं थी जो आग से क्षण भर के लिए भी उसे प्रोटेक्ट कर सके। मतलब कुत्ता, भालू आग में कूद के जा सकते हैं, मनुष्य के पास ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि वो अपने आप को बचा सके आग से। तो आग के प्रति सबसे सुकुवार था मनुष्य, क्योंकि सबसे हल्की चमड़ी का जानवर जो है वो मनुष्य है, सबसे हल्की चमड़ी का। तो
आग पहले भी थी, और आग को दावानल कहा जाता था, मतलब जंगल की आग से ज्यादा कुरूप कोई आग नहीं होती। सबसे विकृत, सबसे विभत्स, सबसे भयंकर। वो डरावनी। ऑस्ट्रेलिया में पिछले दिनों एक आग लगी थी, कितने बरस, कितने महीने चली वो आग। बिल्कुल, अमेजन में आग कितने हिस्सों में लगाई गई ताकि वहां पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और बड़े बड़े उपक्रम स्थापित किए जा सके। तमाम उत्तराखंड के जंगलों में लकड़ी के जो कारोबारी रहे, उन्होंने कितने समय तक कटाई के लिए आग को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल। कैलिफोर्निया के जंगल, कैलिफोर्निया के जंगल जलते ही रहते हैं। हॉलीवुड स्टार्स के घर जल जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते लोग, सिर्फ देखते रहते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर लगा देते हैं, सब कुछ लगा देते हैं, पर आग नहीं बुझा पाते। झरिया में, मेरे झारखंड में झरिया में एक आग लगी, आज तक नहीं बुझी है। आज अच्छा। तक 60s में लगी है धनबाद क्या, के पास किस चीज कहाँ पे काहे में लगी है? आग। अंदर जल रही कोयले है। में लग गई। लोग मूव कर दिए गए, बहुत सारे लोग, अभी भी उनको बोला गया कि आप लोग हट जाओ क्योंकि जमीन कभी भी अंदर जा सकती है। ऊपर घर बने हुए हैं, नीचे आग लगी हुई है, और कहीं कहीं से धुएं की सुर्री छूट रही है। नहीं, कहीं कहीं आप देख सकते हो उसको। हाँ, वो लगी हुई है, आप देख सकते हो उसको। बुझाने के लिए बहुत तरह के एक्सपर्ट बुलाए गए, देश भर से, विदेशों से, यहाँ वहाँ से, नहीं कामयाबी मिली है। तुर्कमेनिस्तान में गैस की खोज हो रही थी, तो खुदाइयाँ चल रही थी, ये वो, किसी ने सिगरेट पी के फेंक दी, बहुत ज़माने पहले। आज वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसे गेट टू हेल कहा जाता है, नर्क का द्वार, ठीक है, क्योंकि उसमें आग लगी हुई है और जल रही है और सदियों तक जलेगी। उसको एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया, उसके चारों तरफ एक घेरा बना दिया गया, जिसके आसपास वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो गाड़ी चला के पब्लिक को दिखाते हैं कि देखो मैं कितना बहादुर हूँ। सोचिए, और लोग कहते हैं एक सिगरेट से क्या होता है। एक ही तो है भाई। अभी जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हर साल गर्मी के मौसम में आग लगने की कितनी घटनाएं होती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो मानव जनित आग कहीं लग गई हो। बांस के कोठे में परस्पर घर्षण से चिंगारी उठी और बगल में एक कुटिया में, एक कुरिया में वो चिंगारी गिरी और वो जली। और फिर जैसे कि राहत इंदौरी कहती थे कि केवल हमारा ही मकान थोड़ी है ना। तो पटाखे से लगने वाली हेडलाइन याद है आपको? पटाखे से बहुत आग लगती है, पटाखे से पहले बहुत आग, अखबारों में। दिल्ली जैसे शहर को आप देख लीजिए, अभी 10-15 दिन में 3 बड़ी आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं और दर्जन 1.5 दर्जन लोग मर चुके हैं। आप दिल्ली में 2 पहाड़ हैं कचरे के, दोनों में एक एक करके आग लगा है। आग लग गई तो फिर लग गई। अपने देश में नेता लोग लगा देते हैं, फिर उनको ये पता नहीं चलता बुझाएं कैसे, क्योंकि आग का अपना गणित है। आग का वो है कि आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। आग फिर बाद में भाषा में आया, और इसके कैसे पहले उसने जो भाव्यात्मक आगों की हम बात करते हैं ना, शरीर की आग, देह की आग, पेट की आग, मन की आग, है ना, गुस्से की आग, ये सारी आगें बाकी जानवरों में भी थी और इंसान में भी थी, हैं, बाकी जानवरों में भी है, इंसान में भी है। लेकिन ये प्रकट होलिका जो है ना, इनसे मतलब हम त्यौहार बनाते हैं आग का भैया, है ना, और केवल हम ही नहीं बनाते हैं। आप देख लीजिए पूरा का पूरा यहूदियों का कल्चर, तो 7 कंदील पे पूरा का पूरा खेल चल रहा होता है। पारसी जोरोस्ट्रियनिज्म, आग, हमारे यहाँ अग्नि, हम जो यज्ञ हवन स्वाहा करते हैं। सारे पेगन्स जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन रही, आदिम सभ्यताएं, कबायली जितने भी सभ्यताएं रही, सब में आग सबसे महत्वपूर्ण है। मंगल भी है, और यरूशलेम अमंगल। की दीवार से इजिप्ट में और क्लियोपेट्रा के महल के अवशेषों तक, उस जमाने में बने हुए मंदिरों तक, या रोमन एम्पायर की बची हुई भीतों तक, तुर्की के तमाम पुराने खंडहरों में, स्तंभों में एक चीज जो कॉमन है वो जलती हुई मशालें हैं और आग है। आग आपको हर जगह मिलेगी। बुद्ध और जैन मत की तमाम एंशिएंट पीरियड की आपके भारत में जगह जगह पे केव्स हैं, उदयगिरी, रत्नागिरी, खंडगिरी, तमाम बराबर पे। उन सब केव्स में जो सबसे प्रोमिनेंट प्लेस है, मतलब किसी भी आप एक गुफा में पहुंच गए तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? उस गुफा का केंद्र बिंदु होगा। उस केंद्र बिंदु में आपको एक पिल्लू मिलेगा। पिल्लू मतलब कटोरी भर की जगह,
खुदी हुई गोल पिल्लू बना हुआ, उस पिल्लू में दिया रखा जाता था। दिया क्यों रखा जाता था? ताकि पूरा सरफेस लाइट में रहे और जो बौद्ध भिक्षु वहां पे बैठ के ध्यान कर रहे हैं वो सांप कीड़ा देख सकें। ऊपर प्रकाश नहीं चाहिए, नीचे प्रकाश चाहिए। और चिराग तले अंधेरा का स्कोप उन्होंने खत्म कर दिया था वो पिल्लू बना करके। कमाल का सेंस है। आप देखिए, हम लोगों ने अपने घरों में नहीं सोचा, हम लोग आलते पे रखते हैं, ताक पे रखते हैं, लेकिन वो कमाल का है। और मैं उड़ीसा में जितने भी बुद्धिस्ट केव्स हैं, 3 लोकेशंस पे हैं, मैं तीनों जगह एक सर्वेक्षण के लिए गया हुआ था और वहां पे हमने देखा कि, और फिर उसके ऊपर बातचीत हुई तो समझ में आया कि ये तो कमाल है, यहाँ चिराग तले अंधेरा है ही नहीं। तो आग की ये कथा है और आग के ही तमाम व्यामिश्रित रूप आज आप देखते हैं। जिसे आप बिजली कह रहे हैं वो आग का ही एक रूप है, क्योंकि उसमें भी ताप, उसमें ऊष्मा बहुत ज़्यादा है। उसके परिचालन में इतनी ऊष्मा है क्योंकि उसमें ऊर्जा बहुत है। ऊर्जा और ऊष्मा साथ चलने वाली चीज़ें हैं। जहाँ पे ऊर्जा बहुत होगी वहाँ पे ऊष्मा होगी ही होगी। तो आप बिजली को देख लें, आप आग जहाँ पे नहीं है, कितने तरह के इंडक्शन कुकर और प्लेट्स, लंदन में तो आप भी रहे हैं, किसी घर में बर्निंग फ्लेम वाला स्टोव है ही नहीं, सब घरों में प्लेट्स हैं। तो वो बिना दिखी हुई आग है और उसमें खाना पक रहा है। हीटर हॉस्टलों में चल रहे हैं, उसमें दूध गर्म हो रहा है, काली वाली चाय बन रही है, आग है। आप लोग जब छोटे थे तो ये याद है आपको कि माचिस जलाना कब आया था पहली बार? मुझे बहुत समय लगा था माचिस जलाना सीखने में। मतलब समय का मतलब मुझे लगता है 10, 11 या 12 साल का मैं हो गया था तब मैं, क्योंकि उसके पहले मैं ट्राई करता था और तीली लगाता था, मसाला उसका गिर जाता था, ज़्यादा तेज़ मार देता था या फिर पहले धीमे मारता था। बहुत बाद में मैंने साधा कि किस गति से और किस एंगल से मारना है कि वो जल जाए। तो मेरा वो आग के इतने करीब अपनी हाथ, अपनी त्वचा, अपने शरीर के, वो पहला एक्सपीरियंस था। उसके पहले मतलब उतनी करीब नहीं जाते थे आग के। इसीलिए कुलदीप को अभी भी वो माचिस वाली आदतें पड़ी नहीं है। ये लेट लर्नर था। मुझे ये हम लोग सीख गए थे लेकिन बहुत जल्दी जाके। मैं कभी कभी अपने बचपन को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं आर्सनिस्ट होते होते बचा। मैं आग लगा देता था चीज़ों में और फिर मजे लेता था। फिर जो है वो, चूंकि हमारे यहाँ कुटाई जो है बच्चों में बहुत होती है, तो कुटाई से मैं सुधरा। नहीं तो मुझे जब मैं तमाम श्रोताओं को मैं बता दूं कि ताऊ अजीज मियाँ को पसंद भी इसीलिए करते हैं। उन्होंने कहा था, न छेड़, आग लगा दूंगा आशियाने में। तो मैं कहीं पर कोई ढेर देखा मैं, तो मुझे लगता था इसको जलाने का जो है ना सुख अलग, बहुत सुख आएगा। तो माचिस ला के उसको जला दिया, जल रहा है। फिर बाद में अब जो है मुझे लगता है कि ऐसे ही कुछ लोग होते हैं आर्सनिस्ट, जिनको कि प्यार होता है आग लगाने से। वो दूसरों के घरों में आग लगा देते हैं सिर्फ अपने सुख के लिए, और फिर उनको बाद में गिल्ट भी महसूस नहीं होता, क्योंकि वो आनंद उनको इतना मिलता है। और मुझे अभी आपने बोला तो याद आया कि सर्दियों में जब हमारे घर में अंगीठी जलती थी, तो ये थोड़ा थोड़ा था मुझे भी कि मैं उसमें फिर चुपके से कोई ऐसी चीज़ लाके डाल देता था जिससे कुछ लपट उठे। लपट नहीं, जिससे थोड़ी जो जले अलग, जैसे प्लास्टिक। एक बार मैंने गंधुआ महके भी। हाँ, तो कुछ महक रहा है, पता है। अच्छा, वहाँ पे आप बिल्कुल ये बन जाए कि आपको पता नहीं। एक दिन मैंने नाखून काटे थे, हाथों के और पाँवों के, दोनों के। और मैंने कभी उसके पहले कि शरीर कभी जलता है तो उसकी गंध कैसी होती है मुझे मालूम नहीं थी। मैंने नाखून उसमें डाल दिए, बालक था, और उसकी गंध जो है वो बहुत ख़राब हुई। मतलब उससे फिर मन उचट गया। मैं आग के लिए सामग्री जो है घर के बाहर एक ताक में छुपा कर रखता था। उसमें माचिस, आप तो प्रोफेशनल। उसमें थोड़ा सा तेल किरासन का एक छोटी सी शीशी में इत्यादि रखता था, क्योंकि हम जब मछली पकड़ के लाते थे तो घर में कुटाई होती थी। बच्चे को एनकरेजमेंट नहीं होता था कि बहुत अच्छा कुटाई होती, तो हम प्रेफर करते थे कि वहीं नदी में ही लकड़ी जलाकर मछली को वहीं पका के वहीं उसका चोखा बना के खा लिया जाए, अगर मेहनत किया है दिन भर तो। एक वो, दूसरा ये होता था कि हमारे यहाँ एक अच्छी प्रथा थी वो, कि बीड़ी सिगरेट पीने वालों को डिस्करेज करने के लिए कहा जाता था कि मरने के बाद ही आदमी के मुंह में आग जानी चाहिए, है ना। तो जो सिगरेट बीड़ी पीता है वो मर चुका है, उसकी मतलब खत्म है वो। ये बात बहुत गहराई से हम लोगों को छूती थी कि नहीं ये गलत है। फिर हम बड़े हो गए
आप लोगों ने मतलब लोग मैंने देखा है कि लाइटर्स कलेक्ट करते रहे हैं जो, और उसका एक बड़ा एक शौक रहता था कि ये किस प्रिंट का लाइटर है, इसको ये इसकी लॉ किस तरीके से निकलती है। हाँ, हम देखिए, हम तो बीड़ी सिगरेट वाले नहीं हैं, और हमारे पास कम से कम 10-12 लाइटर तो होंगे ही भांति भांति के। मतलब ये 20 रुपया 10 रुपया नहीं, अलग अलग नवैयत वाली, इटली के और हाँ कि हाँ, मतलब क्या होता है, दुनिया की एक लाइटर कंपनी है जैसे जिप्पो। ताऊ और हम गए हुए थे उधर वियना, तो वियना से आते हुए एयरपोर्ट पे हमने जो सिक्योरिटी वाली थी उससे कहा कि कैन आई टेक दिस। उससे हमने क्या पूछा, लाइटर के लिए पूछा। एक चुटपुंजिया लाइटर है वो, ऐसा नहीं कोई बहुत महंगा लाइटर है, बहुत बेशकीमती है, लेकिन वहाँ से लाइटर ले आए फ्लाइट में, इसी में गदगद थे हम। अब जिप्पो का क्या होता है कि जिप्पो अलग अलग एडिशन निकालती है लाइटर की। जिप्पो दुनिया का ना एक अद्भुत लाइटर है, उसने पेटेंट करा लिया अपनी विधा को, जैसे बनाते हैं वो। तो सबसे ज़्यादा नकली जिप्पो जो है दुनिया में मिलते हैं, क्योंकि जिप्पो होता बहुत महंगा है, और जिप्पो में तरह तरह के स्पेशल एडिशंस निकलते हैं। तो कुछ लोग उसको कलेक्ट करते हैं, बहुत पैसे खर्चे करने का काम है वो। बाबा के पास भी जिप्पो है। वो इसलिए खराब हो गया है क्योंकि वो चलता नहीं है। हाँ। इस्तेमाल नहीं होने से एक लाइटर खराब हो गया, और जिप्पो और में जो है नकली ना बहुत मिले इसलिए मैंने उसको यूएस से मंगाया। नकली नहीं मिले इसलिए अतिरिक्त पैसा देके उसको अमेरिका से ऑर्डर किया। तो Amazon.in पे ऑर्डर नहीं किया, Amazon.com पे ऑर्डर किया जा करके। इसमें एक चीज़ और है कि जैसे मेटाफर्स में आग का जब इस्तेमाल हुआ तो सापेक्षता से अगर देखें तो फूल के अपोजिट के तौर पर हुआ। फूल बने अंगारे, फूल और आग, फ्लावर समझा क्या फायर है मैं, नेचर जनित दो चीज़ें हैं। इनमें वाकई वैसा विरोधाभास भी है या कोई साम्य भी है? मतलब फूल और आग की जो दोनों की नवैयत है वो वाकई एकदम अपोजिट है एक दूसरे के। मतलब आप अगर भाव से और प्रवृत्ति से देखेंगे तो दोनों के अलग अलग वो हैं। जैसे भाव से आग हमेशा कठोर है, उसका काम ही है जलाना, उससे आप कोमलता की उम्मीद ही नहीं कर सकते। और फूल जो है वो कोमल है, उसमें कठोरता नहीं हो सकती, कहे का भी फूल हो। गोभी का फूल भी कोमल आप है। चिकन को पकाओ कठोर होता है, पकाओ सॉफ्ट हो जाता है। चिकन हुआ, आग नहीं। आग जो है जहन्नम से रिलेटेड है। नरक की आग में जलोगे, जहन्नम की आग में जलोगे, और जबकि आग जितना स्वर्ग का एहसास और कुछ चीज दे नहीं सकती। वार्मथ, शुद्ध, वही सबसे वार्मथ आग में होती है। आग के आसपास आपको इतना सुकून मिलता है, अगर ठंडे जगहों में रहो तो आपको लगता है यही स्वर्ग है, कि वातावरण बिल्कुल ठंडा है लेकिन आपके पास एक फायर प्लेस है जहां आप बैठे हुए हैं। उससे अच्छा महसूस कुछ नहीं हो सकता। पर आग नरक की चीज़ है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये मिडिल ईस्ट में आया, वहाँ गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है। और ये मान लिया गया कि जहन्नम की आग में आपको झोंक दिया जाएगा, जब आपकी चमड़ी पूरी जल जाएगी तो फिर निकाल के आपको नई चमड़ी लगा देंगे, फिर डाल देंगे उसमें। ये कब तक होगा? अनंत काल तक, उसके बाहर आप जा नहीं सकते। सोचिए चमड़ियाँ कितनी होंगी उनके पास। हमारी सभ्यता में, इधर हिंदुस्तान की सभ्यता में, यह हुआ कि अपन तुमको जला देंगे तभी तुम कुछ और बनकर आओगे। रीइंकार्नेशन में बिलीव करने वाले उसको जला देते हैं कि कोई सबूत ना रह जाए। बिल्कुल, जो गलेगा वो नहीं चलेगा, जो जलेगा वही चलेगा। मेरा एक दोस्त है, अभी अपन उसकी बात कर रहे थे। लेकिन पुष्प की जो बात आप कर रहे थे, उसमें प्रवृत्ति का मामला आप देखें कि जीवन की संभावना भी अग्नि है, और पुष्प के गर्भ में ही जीवन पलता है। हाँ, तो यही एक साम्य है जहाँ वह बतिया कहते रहे। हाँ, ये जो स्त्री केसर और पुंकेसर का विज्ञान है ना। अभी सिगरेट का जिक्र कर रहे थे ना, तो सिगरेट का सेवन करने वाले मित्रों में एक कैटेगरी होती है जिसके पास सिगरेट का हमेशा बहुत अच्छा स्टॉक होता है, पर उसके पास लाइटर नहीं होता है। तो एक ऐसा मेरा दोस्त है, वो कहीं भी जाता है, उसके 3-4 डब्बी उसके पास होती है। तो वो सिगरेट लगाता है मुंह में और उसके बाद कहता है मुखाग्नि कौन देगा बे। ये बड़ा अच्छा शब्द लगा, मुखाग्नि उसके लिए ये है। चलो प्यार की आग में जल के देखें, बहुत हो चुकी जिंदगी पानी पानी।
संतोष आनंद ने संतोष फिल्म के लिए 1989 में लिखा था ये। संतोष आनंद पढ़ते बाद के दिनों में ना वो उस पे चलते थे, व्हील चेयर पे, और मैंने उन्हीं दिनों में उनको मंच पे सुना है। उसके पहले मतलब मेरी उम्र नहीं थी कि मैं उन्हें सुन पाता। तो वो कवि सम्मेलनों में जाते थे और बहुत हर्ष से, चूँकि उनको लकवा मार गया था तो उनका चेहरा और भी प्रमुदित दिखता था, अतिरिक्त हंसी। बिल्कुल। वो अपनी गीत पढ़ते थे, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। याद दिला दिया आपने। तो आग में एक आग पे एक शेर जो हम हर बार जब बैठक होती है घर पे शेर व अदब की, तो उसमें एक शेर मुकम्मल हम हर बार ले आते हैं। और जहाँ पे इंसान जिस एक शेर में आग पे जबर है कि आग को खेल पतंगों ने समझ रखा है, सबको अंजाम कदर हो ये ज़रूरी तो नहीं। और आग नुसरत साहब ऐसा चिपका के गए हैं ना, ये कुरेदे नहीं का दरिया है, हाँ, और डूब के जाना है। जो लगाए ना लगे और बुझाए न है ये वो आतिश गालिब। और ये भी तो उनका भी तो है, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने हाँ, में से वो कहीं भी आग, जठराग्नि। उसके बाद फिर मुझे भाग भाग डी के बहुत वाला गाना याद आता है, भाग भाग भाग। लेकिन ये है मेरे सीने में अभी ताऊ नहीं देखिए तो उसको, तेरे सीने में सही, बहुत एसिडिटी वाला गाना है। और उसको कहा ही गया है आग, उसको कहते हैं कि उदराग्नि है ये, जठराग्नि। भूख के लिए है वैसे जठराग्नि तो। हाँ, लेकिन एसिडिटी भी हो, अगर खा के आग जले पेट में तो क्या कहेंगे, एसिडिटी। ठीक है, तो सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इनो पुदीन हरा कुछ तो लो। इन्होंने हमें पैसा नहीं दिया है, पर हम चाहते हैं कि हमें दे। पैंडी, डाइजीन, बहुत विकल्प है। जेंटैक हर बंगाली परिवार का आवश्यक अवयव। इन कंपनियों में काम करने वाले लोग सुन रहे हो तो 3 ताल को स्पॉन्सरशिप अभी ओपन है, आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आग को साधे रखिए, और आग साधने और बरतने की चीज़ है, और मैं सभी तरह की आगों के बारे में कह रहा हूँ जो मानव के विकास के लिए आवश्यक हैं, सीने वाली भी। और अभी हाल फिलहाल एक कव्वाली ताऊ को हमने सुनवाई, ताऊ ने पहले भी सुन रखी थी, लेकिन फिर वो उसका उन्वान एक शेर से हुआ है, और वो कमाल का खूबसूरत शेर है कि आना न मेरी कब्र पर हमराह नसीनों, मुर्दों को मुसलमान जलाया नहीं करते। जला है जिस्म जहां अरे एकदम मतलब ट्रिगर कर दिया एकदम। रहते हो जो अब राख, जिस तुझे कहेगा मैं फूल चुनने आए। ये बढ़िया था, ये अच्छा था। मटकी में ले जा। एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद है बिजार खबर। कोई यहाँ आवाज का जादूगर है तो कोई लिखावट की दुनिया का बेताज बादशाह। किसी का राजनीतिक गलियारों में रसूख है तो किसी को खेल जगत में महारत हासिल है। विलन भी है, कभी माफिया की शक्ल में तो कभी अंडरवर्ल्ड डॉन बनकर। सुनिए नामी लोगों के कई सुने अनसुने किस्से नामी गिरामी में, हर सोमवार आज तक रेडियो पर। तो 3 ताल की पहली बेजारणीय खबर है गुजरात से। आणंद ज़िले के नापाड वाटा गांव की ये घटना है, जहां शादी के बाद दुल्हन की विदाई नहीं हो सकी, और उसकी वजह थी एक कार, BMW कार। तो हुआ ये कि शादी के लिए दूल्हा BMW कार में बैठ के आया था, लेकिन जो रास्ता था वेन्यू का वो इतना ख़राब था कि वो कार वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकी, वो गली पतली थी। तो दूल्हा जो है वो बाइक पर बैठकर मंडप तक पहुँचा। तो रात में खैर दोनों परिवारों ने खुशी खुशी शादी की रस्में पूरी की, लेकिन विदाई से कुछ देर पहले दोनों पक्षों में हो गई कहासुनी। कहते ये हैं कि दोनों पक्षों में जब कहासुनी हो रही थी तो दोनों रासायनिक असर में थे। तो बात मारपीट तक पहुंच गई, फिर जिसके बाद पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ा। तो वरपक्ष का आरोप है कि लड़की वालों ने शराब पी रखी थी और वो इस जिद पे अड़ गए कि जब तक BMW मंडप तक नहीं लेके आओगे, मतलब लड़की को BMW में ही विदा करेंगे। बस ये तो अन्याय है। और दूल्हे पक्ष ने कहा कि इतने छोटे रास्ते हम कैसे ले आए, पहले रास्ता चौड़ा करवा। नहीं, हम बाइक पे आए और इनको हम BMW में जाए हैं। एक तो देखिए शादी में पीने का हक केवल लड़कों को है,
लौके वालों को है? ये लौकी वाले क्यों पी रहे हैं? और गुजरात में आनंद तो मना है ना? और गुजरात में पी रहे हैं रासायनिक पदार्थ। हाँ, तो मतलब केवल गुजरात का ही अपमान नहीं हुआ है, गांधी जी का भी अपमान हुआ है। मैं चाहता हूं दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और इस शादी को वीटो किया जाए। और रासायनिक सेवन जो है ना, एक ही तरह का होता है वहाँ, सेवन अप। वहाँ पे आप दूसरे तरह के रसायन जो अगर चलाना चाहते हैं तो कानून का उल्लंघन है। इस तरह से दूसरी बात, भाई साहब, आप जब कहीं भी जाते हैं, शादी के पहले कभी तो कोई तो गया होगा वहाँ पर, जिसने देखा होगा कि रास्ता कैसा है। आप कैसे अपनी चौड़ी सी BMW लेकर घुस गए? सही। इतना पैसा है तो उनके घर के बाहर कहीं किसी मंडप में, कल्याण मंडपम में करवा लेते। सुख से करते, आनंद में कर रहे थे। किराए पे BMW ली होगी बड़ा अपने जैसे तैसे उन्होंने वो करके। लेकिन ये कि एक चीज आपने नोटिस की, पहले के जमाने अरे में गुजराती किराए पे BMW नहीं लेता, ये लोग का होगा। पहले के ज़माने में पिता लोग जब रेकी करने जाते थे तो उसमें एक बड़ा फैक्टर होता था कि लड़की वालों का गांव घर कैसा है। तो उसमें ये सारे फैक्टर्स आते थे जो शायद सुनने में इतने रेलेवेंट ना लगे कि पति पत्नी, लड़का लड़की को रहना है, अलग रहना है या शहर में भी रहना है। लेकिन ये देखा जाता था कि घर के आगे से रास्ता जो जा रहा है वो कितना पतला, कितना सकरा, कितना चौड़ा है, द्वार कैसा है, पटीदार कैसा है, परिवार कैसा है, खेती पाती कितनी है, बैल गाय कितने हैं, भैंस कितनी हैं, कुआं पानी टोला क्या हिसाब है। क्योंकि देखिए, अब बाप के बैक ऑफ द माइंड क्या चलता था ये सोचिए। अच्छे दिनों में तो सब अच्छा होगा, बुरे दिनों में बिटिया क्या झेलेगी? क्या हमारी बिटिया 3 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर दूर से पानी लेके आएगी या दरवाजे पे ही कुआं है? बिटिया के साथ कुछ अनिष्ट हो जाए परिवार में, वो अकेली बचे या परिवार निर्धन हो जाए, तब भी परिवार, लार्जर फैमिली ऐसी है क्या जो सपोर्ट कर लेगी, सपोर्ट में खड़ी रहेगी? क्या इतने एसेट्स हैं, नॉन मूविंग एसेट्स, अचल संपत्ति इतनी है क्या कि ये उससे भी गुजारा कर लेंगे? अगर 4 बिटिया और 3 बिटवा हो गए तो सबका ब्याह खेत बेच के हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अगर कोई अर्जित संपत्ति नहीं है तो? द्वार पे बैठने उठने की व्यवस्था कितनी है और मान कितना है, यानी प्रभाव कितना होगा? हमारी बिटिया बहू बन के जिस घर में जाएगी, वो जब 4 घरों में जाएगी तो उसका प्रभाव कैसा होगा? वो हेय दृष्टि से देखी जाएगी या श्रेष्ठ दृष्टि से देखी जाएगी? सोशल स्टेटस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी और उसी से जुड़ा हुआ सोशल स्टेटस है। और जब सोशल स्टेटस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप इंश्योर कर देते हैं तो कल्चरल अपब्रिंगिंग अपने आप होने लगती है। ये कमाल का तालमेल है ना, कि मतलब सऊर ढेले का नहीं हो, लेकिन आप फिर भी छन्नूलाल मिश्रा को बुला के अपने घर में गवा सकते हैं, लड़के का मुंडन है, आपको गाना है, 4 लाख रुपया में से 2 लाख नगद लीजिए, 2 लाख बाद में कार्यक्रम के। एक ये जो इस बीच नया पता नहीं नया कितना नया है, लेकिन ये जो इधर बीच एक ऑब्सेशन है कि विवाह में अपनी बहू को हम लेकर जाएंगे या अपनी बिटिया को हम विदा करेंगे एक बहुत बड़ी आलीशान महंगी गाड़ी में। और मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और वो उनको 15,000 रुपये की एक आम गाड़ी किराए के लिए करनी चाहिए थी, लेकिन वो 75,000 रुपये दे करके एक ऑडी और BMW करते हैं। और उनको देख के हम ये कहते हैं कि हाँ ये भी कर लो भाई, तुम जो है। नया ऑब्सेशन है इस देश का, हेलीकॉप्टर आई है, हेलीकॉप्टर में विदाई होगी। यही नरेश और राकेश टिकैत जो हैं, इनके पिताजी अपने समय में किसान यूनियन को जब उन्होंने खड़ा किया तो चौधरी टिकैत साहब ये कहा करते थे कि 10-12 लोगों से ज़्यादा की बारात नहीं जानी चाहिए। इस बात को उन्होंने अपने नाती की शादी में माना, निभाया, लेकिन नाती की शादी जब हुई तो विदाई हेलीकॉप्टर में हुई। वो बड़ी बारात लेके नहीं गए, छोटी सी बारात गई लेकिन हेलीकॉप्टरों में गई। ठीक है। तो ये जो है ना, अच्छा, लेकिन मैं ये कहता हूं ना कि भाई जो लौका कुल जमा 400-500 रुपया कपड़ा पहन के पूरी देह पे दिन भर घूमता था, अगर वो कपड़ा लत्ता सारी चीज़ें मान मनव्वल देख रेख हर चीज़ में अगर राजा बना ही है
तो रथ भी होने चाहिए भाई फिर। तो कर लो मन की, हाँ ये भी कर लो भाई। रोज खाते थे तुम आलू भुजिया दाल भात, आज 3 सब्जी हैं, एक रायता है, सलाद कटा हुआ है, 2 तरह के मीठे हैं, आइसक्रीम है, नान भी बनी है, मिस्सी भी है, तंदूरी रोटी भी है, कुलचे भी है, छोला भी है, मैगी भी है, पूरा मेन्यू कार्ड है। तो रोज़ तो नहीं खाते थे इतना, आज शादी है तो इतना खा रहे हो, इतने आइटम बनवाए हो। रोज़ तो अच्छे खासे मनुष्य लगते थे, आज राजा लग रहे हो। पगड़ी, तलवार, शेरवानी, जूती, चूड़ीदार पजामा, इत्र, सेंट, नई चड्ढी, नई बनियान, नया रुमाल, नया जनेऊ, सब कुछ नया एकदम चमाचम बूट पॉलिश। तो ये इतना सजे हुए बिटिया को भी देखिए, बिटिया भी सरोजनी नगर का टॉप पहन करके पूरी जवानी काट दी। ब्याह के दिन देख लीजिए एकदम सब साची वाला है, मम्मी मीना बाजार में 60,000 का डुप्लीकेट वही लूँगी, उससे कम में तो मैं ब्याह नहीं करूँगी, चिता पे बैठा देता सीधे, है ना। ये जो आग है ना भाई साहब, आपने आग से शुरू किया था ना, तो BMW क्यों नहीं आए? हम तो चाहते हैं कि गांव में बैल लगाना पड़े साला BMW के आगे, तो बैल से खिंचवाइए, लेकिन विदाई BMW में होनी चाहिए। क्या होता है वो दिन यादगार तो होता ही है और उसको और भी यादगार बनाने के लिए लोग तरह तरह के यंत्र लगाते हैं, तंत्र लगाते जीवन में इतने दुख हैं ताऊ, कुछ चीज़ों को देख के हंसी आए जिन पे बार बार अच्छा हम ऐसे दिखते थे। आप ये सोचिए, आप एक सामान्य सी चीज़ मैं आपको आज बता रहा हूँ, मैं बहुत कम इसकी चर्चा करता हूँ लोगों से। अपने समय में आपके पिताजी ने या आपके दादा के समय में या आपकी उम्र से 10 साल 15 साल जो बड़े हैं, उन लोगों ने बहुत हर्षोल्लास और बहुत आधुनिक तरीके से अपने जन्मदिन मनाए होंगे, अपने तिलक किए होंगे, अपने जनेऊ किए होंगे, अपनी पार्टियां की होंगी, उनकी फ़ोटो भी खींची होगी। आज आप जब उन पुराने एल्बमों को निकालते हैं और उनको देखते हैं तो अक्सर हंसी आती है, मुझे तो हंसी आती है। एक अजीब सी कुर्सी है ना, वो सब लोग क्लिनिक टाइप की, जिसमें चांदी जैसे पाए और पाइप हैं उसके, और पीछे लाल रैक्सीन लगा हुआ उसका बैक है, और उसको एक सफ़ेद चद्दर वाले चांदनी वाले मंच पे रख दिया गया है, और वहाँ पे माला हो रही है। ऑर्केस्ट्रा में एकदम शिवा या दिव्या भारती बनी हुई है ना, लंबी ऊंची बैलीज और स्कर्ट लंबी वाली पहने हुए एक लड़की जो है माइक ऐसे लेकर के गाना गा रही है। शिवा और दिव्या भारती अभिनेत्रियां थीं, शिवा हैं। हाँ। दिव्या भारती की मृत्यु हो गई है। नए जमाने के जो हमारे श्रोता हैं उनके लिए बता दूं, ये दोनों लोग तो, काफी मशहूर थे टाइम में। गूगल इट ब्रो। और आप देखेंगे तो मतलब अमिताभ बच्चन की फोटो आपको मिल जाएंगी, शत्रुघ्न सिन्हा की ऐसी फोटो आप देखेंगे तो कहेंगे कि यार ये क्या पैंट शर्ट पहन रखा है, ये क्या बांगलू बंदर टाइप लग रहे हैं लोग, है ना। और उसमें कंपा कोला की बोतल में स्ट्रॉ डाल करके सुलक्खा मार के जो है कोल्ड ड्रिंक पी रहे होंगे पार्टियों में, है ना। हाथ में कटा हुआ केक लेके फोटो खिंचवाते थे लोग बहुत ललायत होके। कैमरे की फोकल लेंथ में केक ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता था और लोग कम, इसलिए चेहरी ज़्यादा स्पष्ट दिख रही होती थी, चेहरे के फीचर कम। बड़े बड़े चश्मे लगाए हुई बहुत गिलहरी जैसे मुंह वाली महिलाएं आपको मिल जाएंगी। 80s और 70s में एक चलन था, छोटे छोटे पतले दुबले लोग और खूब बड़े बड़े गॉगल्स लगाने का, चाहे साड़ी के साथ। बाय द वे, पतले दुबले जो लोग होते थे वो इन कारणों से नहीं होते थे, वो डाइट पर हैं। पतले दुबले डाइट कमजोर होने की निशानी थी। हाँ। तौबा मेरी तौबा। नहीं सच है, अफोर्ड नहीं कर पाते थे उस समय ऐसा खाना कि उससे वो मोटे हो जाए। तो ये सारे दृश्य आप इनको जब आप देखते हैं, वापस उन एल्बमों में जाते हैं, तो किसी को लग सकता है कि नहीं, जो जिसकी फोटो है उसको तो बहुत आनंद आएगा, यार देखो यार राजेश भाई तब जिंदा थे यार, तब साथ में थे, देखो ना क्या बढ़िया फोटो यार, है क्या दिन थे यार, कोई चिंता नहीं थी यार, मोबाइल नहीं था, है कितनी मस्ती करते थे लोग, रात रात में ताश खेलते, अगर वो कहीं जाते, स्कूटर उसने नया लिया था, कौन चेतक का था, हाँ चेतक का बताइए, प्रिया का स्कूटर, बजाज का, इस तरह की बातें करते। लेकिन आप जब देखते हैं तो आपको हंसी आती है। आप यकीन मानिए आज जो बहुत अच्छी फोटो आप खींच देख रहे हैं, अगली जनरेशन हंसे, अगली जनरेशन उस पर हंसेगी। मतलब इस जनरेशन में भी लोग हंस सकते हैं, जैसे अगर आप करण जौहर के 50 साल वाली बर्थडे पार्टी जो है उसकी फोटो देख के तो अभी भी हंसी आती है। लेकिन हम लोग तो वैसे नहीं कपड़े पहन पाएंगे, 20 साल बाद हम लोगों की तस्वीरों पे हंसी आएगी लोगों को, ये तय है। अभी भी जब मैं देखता हूँ कि फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में पढ़ते हुए मैं कैसे दिखता था, हमको लगता है कैसे चौवा टाइप थे यार, अब एकदम पतर सुट्टे, एकदम बकरा ऐसी दाढ़ी, है ना, चलहुआ बाल घुंघराले,
है ना, और वो बैगी वाली पैंट और कमीज बुस्कट अंदर खींच के थोड़ी सी, और उसकी फिर प्लेट बना के, बेल्ट ढकी हुई, पीछे से ज़्यादा ढकी हुई, आगे से कम ढकी हुई जेब के साथ 2-2 प्लेट, कमीज में पीछे 2 प्लेट, जेब पे 2-2 प्लेट, गजब था एकदम झमका हुआ। अगले 3 ताल में सबसे सुंदर चिट्ठी लिखने वाले को बाबा की वो तस्वीर व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। डबल प्लीट वाले पैंट। तो लोग ये करते रहे हैं, और यही होता है कि अभी जो ताऊ कह रहे हैं ना कि ये सब सजमज के होना चाहिए। अरे जिंदगी भर शादी करके क्या होगा? यादगार तो रहेगा ही, क्योंकि आदमी रोएगा जब जब देखेगा, अपनी शादी को याद करेगा। जिन चीज़ों पे वो हंस सकता है वो ये तस्वीरें ही हैं। शादी कैसी भी हो, विवाह अच्छा होना चाहिए। हाँ, सही बात। और एक चीज़ और कि शादियों में शराब के हिस्से बहुत सारे विवाद आते हैं कि शराब पी कर के बारातियों ने ये किया। पिछले ही एपिसोड में हम लोग बात कर रहे थे कि दूल्हा देर तक नाचता रहा तो दुल्हन नाराज़ हो गई और कहा कि तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगी। चॉइस होनी चाहिए अपनी, लेकिन क्या शादी, चूँकि वो 2 परिवारों का जुड़ने का समय होता है और एक बार होता है दोनों परिवारों के लिए मोस्टली, क्या शादियों में शराब को एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बात बिगड़ने की गुंजाइश? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेवन होता नहीं भाई साहब। तो बंद भी नहीं होगा। और ये याद रखना कि ऐसे मौक़ों पे वो लोग शराब पी लेते हैं जिन्होंने कभी पिया नहीं होता है, प्रैक्टिस जिनकी नहीं होती, वो भी शराब पी लेते हैं, और सबसे ज़्यादा बदनामी वही करवाते हैं। क्योंकि उनको बाय द वे ये सब जो नाचना वाचना है ना, ये तो आप देख पाते हैं, उल्टियां करते हुए उन्होंने देखा नहीं किसी ने। मैं उसी पे आ रहा था कि जो अखजते हैं ना, एक रायता अंदर गया और आधे घंटे बाद एक रायता बाहर। सब कुछ करने के बाद जो है उनको ढूंढे, अरे नंदू कहाँ है, नंदू कहाँ है, नंदू तो खो गया। अरे नंदू खाना खाया, पता चला नंदू जो है जनवासा पे वापस जा चुके हैं। इतनी उल्टियां। नहीं ताऊ, पता चलता है कि जहाँ पे पानी के गिलास भरे जा रहे थे वहां से जग गायब है, और टेंट के पीछे 2 लोग नंदू खोपड़ी पानी डाल रहे हैं। एक तो वो, दूसरा ये है कि शराब का सेवन शादियों में अगर नहीं करेंगे लोग तो कब करेंगे? ये बता दे आप, कौन सा उपयुक्त ओकेजन है? किसी कॉन्फ्रेंस में कर डाले, कोई हॉस्पिटल में कर डाले। कोई सूझबूझ वाला आदमी, संवेदनशील आदमी क्या किसी की बर्बादी को होश में देख सकता है? कुछ तो नशा करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि शादी सिर्फ एक की हो रही होती है उस पूरे ग्रुप में। तो बाकी क्या करें? बाकी क्या करेंगे? न्योता जो है दोनों तरफ से। अब जैसे हम लोग 3 लोग यहाँ पे बकर कर रहे हैं, कितने लोग सुनने वाले हैं? 3 ताल बेहिसाब। तो उसी तरह से कि शादी 2 की हो रही है, चलो ठीक है, दोनों तरफ से 2-2, 3-3 लोग और लगा लो, मातारी बाऊ, एक आध भाई बहन, ठीक है भाई, इनका भी डायरेक्ट कनेक्शन बनता है, ठीक है, इन्हीं लोगों को झेलना है भविष्य में। बाकी लोग क्या कर रहे हैं वहां पे? आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? 3 तालियों को 3 तालियों को मैं कह रहा हूँ कि ऑलिव ऑयल पिएं। ऑलिव ऑयल पीने से मधुमेह का संकट दूर होता है। ठीक है, तो शादियों से जुड़े 3 तालियों के पास जो किस्से हों इस बार चिट्ठी में लिखिएगा। अगर आपका किस्सा सबसे अच्छा हुआ, और 3 तालियों में भी कई ऐसे श्रोता होंगे, या हम में से भी यहाँ 3 में से शायद 1 या 2 या हो सकता है 3 लोग ऐसे हों जिन्होंने पीना और नाचना बारातों की बदौलत सीखा है। बारातों का भारत में नृत्य और मद दोनों के लिए माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ यहीं से शुरू होता है। गांधी जी आ गए, गुजरात भी आ गया, गुजरात से बात शुरू हुई थी, और गुजरात में सत्य के प्रयोग। दिस इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। लोकतंत्र में प्रोटेस्ट बहुत बुनियादी जरूरत है। तो उसके इंपॉर्टेंस को आप कभी भी खारिज नहीं कर सकते। आप करें कि म्यूचुअली एग्री कर लें कि प्रोटेस्ट नहीं होगा, कितनी समझौतापूर्ण, हाँ, कितना मतलब विकृत है ये तरीका। और एक गुजराती का जीवन देखो आप, हाँ, क्या नहीं है उनके पास? खांडवी जैसा लिपटा, ढोकला जैसा टूटा, क्या नहीं है? सिर्फ बिखरा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आजादी से समझौता कर लिया कि मुझे प्रॉस्पेरिटी दे दो, मेरा फ्रीडम ले लो। आजादी से। और ऐसा लोग आरोप लगाते हैं कि जब से इनका वर्चस्व बढ़ा है, फ्रीडम कम हुआ है और प्रॉस्पेरिटी बढ़ गई है। ऐसा मतलब लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं।
तो गुजरात में क्या है कि उन्होंने हर कदम पे समझौता किया है। अपने गांधी जी ने समझौता ही सिखाया ना हमको, वो लड़ना तो सिखाया नहीं उन्होंने। उनका प्रोटेस्ट का तरीका क्या था? मैं नहीं खाऊंगा, है ना, ये प्रोटेस्ट है। खाओ, ये प्रोटेस्ट है कि मैं खाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा खा लूंगा। वो नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। इन लोगों ने कहा हम नहीं पिएंगे। पी रहे हैं लोग, शादियों में तो पीने दो। गरीब आदमी को और क्या चाहिए? गुजरात में भी गरीब होते हैं, मतलब गरीब तो गुजराती सबसे ज्यादा होता है अगर दूसरे नजरिए से। तो पैसे से क्या होता है? परिस्थिति का गरीब है। परिस्थिति अरे का गुजरात गरीब। का किस्सा मैं आपको सुना दूं। गुजरात में ये बहुत होता है ना कि वो भजन कीर्तन कराते हैं, उसमें फिर नोट बोरे में नोटें आती हैं और वो उछालते हैं। तो एक बार गाने का कार्यक्रम शुरू ही नहीं हो पाया क्योंकि वो हारमोनियम बाजा खोलने से पहले इतनी नोटें डालने की करा, अरे हार बाजा कहाँ है मेरा, बाजा कहाँ है मेरा, बाजा कहाँ है। तो ये मतलब जो ताऊ कह रहे हैं ना कि विलास वैभव तो इतना है, प्रॉस्पेरिटी इतनी है कि आज़ादी का संबंध ही नहीं बचा है चेतना से पूरी तरह से। लेकिन घूम फिर के बात इतनी है कि लोग कब नाचेंगे अगर बारात पे नहीं नाचेंगे तो? घर में नाच नहीं सकते। अगर पंडित के घर में नाच रहा है तो कह देंगे कि कुछ पढ़ना लिखना है नहीं, ये कर रहे हो, नाच रहे हो है। ठाकुर के यहाँ कह देंगे कि ये क्या औरतों वाली हरकतें कर रहे हो। हम एक बार पकड़े गए थे नाचते हुए, तो पहला सुनते तो नचनिया बनोगे। मैं, मेरे एक बड़े भाई और मेरा एक छोटा भाई, मतलब चचेरे हम तीनों भाई हैं। बड़े चाचा का लड़का, वो कुछ भी बजा लेते हैं। बाय द वे, उनको पहली बार हमने हारमोनियम दे दिया, हारमोनियम भी बजा दिया। वो कुछ भी बजा लेते हैं, बस उसमें बटन होने चाहिए या कोई दबाने का चीज़ होना चाहिए, कुछ भी बजा लेते हैं, दे दो बजा देंगे। उनको समझ में तुरंत आ जाता है। बहुत मधुर बजाते थे। और मैं चौकी बजाता था, तबला नहीं था हमारे पास। तो हम चौकी बजाते थे और सबसे छोटा जो था वो गाता था। हम तीनों जो है गर्मियों में एक जगह जुटे थे, हम इसका फायदा उठा रहे थे, हम जैमिंग कर रहे थे, है ना, ग्रामीण जैमिंग। अरे बंद हो गया यार, प्रतिबंध लग गया उस पर कि कैसे, मतलब क्या हो रहा है, ये बिगाड़ रहा है सबको। सबसे जो बड़ा था उसको खानी पड़ी, है ना, कि हम बिगड़ रहे थे। आप नाटक में भाग नहीं ले सकते। मेरे गांव के कई सारे बच्चों ने नाटक में भाग लिया, मैं नाटक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। हमारे गांव में नाटक होता है 3 दिन, तो पूरा स्टेज विस्टेज सजा लेते। हमारे एक बड़े चाचा हैं, वो डायरेक्टर हैं, तो वो पीछे से जो है पर्दे के पीछे से प्रॉम्प्ट देते हैं और उसमें जो है एक दिन तो बहुत धार्मिक टाइप का होता है, दूसरे दिन वो शोले पे आ जाता है। ठीक है, हाँ, तो शोले में सामाजिक जो है संदेश ढूंढ करके गब्बर उब्बर सब बनते हैं, पूरा फिल्मी टाइप नाटक होता है। उसमें नचनिया होती है और उधर एक नगाड़े पे जो है छोटा सा, उस पर वो गर्म हो रहा होता है, आगे उसके आग होती है, टन टनाटन चलता है। और एक लौंडा नाच जिसको बोलते हैं, वही पुरुष ही होता है जो महिलाओं का नृत्य करता है, और पुरुष ही महिलाओं का रोल करते हैं। पर उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था क्योंकि प्रतिबंध था। नहीं, क्या करना है, यही सब करना है। और अल्टीमेटली, अरे ताऊ डांस कंपटीशन था, हमारे चाचा का लड़का ठीक ठाक अच्छा नाचता था। हमने उससे कहा तुम भी पार्टिसिपेट कर लो, हम भी जा रहे हैं पार्टिसिपेट करने। घर में उनके बवाल हो गया कि नहीं, लड़के नाचने के लिए थोड़ी होते हैं, लड़के नाचने जाएंगे। हमारे एक मित्र हैं, ताऊ भी जानते हैं, बनारस में काफ़ी कुलीन परिवार से हैं, काफ़ी ठीक ठाक रसूख वाला खानदान परिवार है। वो मित्र की शादी हुई, हम लोग नाच रहे थे, हम लोग उसको पाओ, उनकी माता जी आ गई। उन्होंने कहा कि लड़के हमारे यहाँ नहीं नाचते, हमारे यहाँ नाचने के लिए लोग किराए पे आते हैं। अरे बाप। हाँ, तो ये चरित्र जो है ना, मैं बहुत अच्छा कलाकार बन सकता था, लेकिन नहीं बन सका। मैं बहुत अच्छे स्केच करता था, इनफैक्ट बहुत लोग वाहवाही भी देते थे कि यार बहुत गजब बनाया, लेकिन नहीं कर सकता था। पढ़ाई पे ध्यान दो। तो अगलों के यहाँ नाचना एक समस्या है, पुरुषों का नाचना एक बुराई है, और पिछड़ों दलितों के नाचने पे प्रतिबंध है। साला नाच रहा है, अरे ए इधर आओ, कहाँ नाच रहे हो सारे तुम, कौन गांव के हो, यहाँ दिखाई ना पड़े हो। ये स्थिति, नाचने के लिए पीना बहुत आवश्यक है बहुत सारे लोगों के बीच, बिल्कुल, क्योंकि ऐसी वो लागी लगन मेरा हो गई मगन, इसको समझिए, भावार्थ कभी समझिए इसका। क्योंकि वो जो भय होता है ना मन में, अग्नि, हाँ, वो निकल जाएगी, वो निकल जाएगी। आदमी जो है, और कुछ लोग बिना नशे के भी ऐसा प्रतीत होने देते हैं कि मैं नशे में नाच रहा था, मैं नाचता नहीं हूँ। जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना। गुजरात के सुनने वाले सभी श्रोता
इंक्लूडिंग जो हमारे हरियाणा के भाई साहब गुजरात में रहते हैं, आप लोग प्रोटेस्ट करते रहें। हाँ, ये हमारा राइट है, शादियों में, शादियों के बाहर भी। और प्रोटेस्ट करने के तरीके अगर आपको या जरिए आपको नहीं मिल पा रहे हैं गुजरात में, तो अपने मोहल्ले टोले इलाके में कोई मलयाली खोजिए, अरे वो भाई, आपको रास्ता दिखाएगा। गुजराती एंटरप्रेन्योर होता है, उन्होंने इसलिए उसको कभी लीगल होने ही नहीं दिया। एमआरपी पे कौन बेचेगा? तो आपके यहाँ शादियों के ब्याह के किस्से क्या हैं? हमने कुछ जो कुछ तस्वीरें आपके जहन में छोड़ी होंगी, उससे आपको अपने यहाँ के क्या क्या किस्से याद आए, प्लीज़ हमें लिख के बताइएगा radio@aajtak.com पर। और जब मैंने ये ईमेल आईडी बोल ही दिया है, तो इस ईमेल आईडी पर आई कुछ चिट्ठियाँ इस बार जो आई हैं मैं आपको बताता हूँ। न्योता हाँ, वाले एक ही अनुरोध आपसे है कि अगर आप लोग इस तरह की बारातों में शामिल हो रहे हैं जहाँ पे आग पैदा हो गई है रासायनिक इंटरवेंशन की वजह से, तो रासायनिक अभिक्रियाओं से मत बचें। अगर करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, प्रिटेंड करें कि आपने कर रखी है और रख से बिस्मिल वाले मोड में रहें। बस एक काम है कि रात में गाड़ी चला के वापस ना आएँ, जनवासे, घर, अपने शहर, ये सब करने से बचिए, वो ठीक नहीं है। एक जनाब के साथ ये हुआ हमारे, वो एक दिन ऐसे ही स्थिति में गाड़ी चला के जो है घर पहुँचे, तो वो देखते हैं कि गाड़ी का एक हिस्सा का गायब है। तो उन्हें हुआ कि ये छिलवा आए थे। हाँ, तो उन्हें हुआ कि ये हुआ कैसे यार, किसी को तो देखा हो, किसी ने तो याद होगा किसी को। तो फिर वो अगली सुबह पहुँचे सोसाइटी के गार्ड के पास। बोले यार क्या हुआ था कल, तुम्हें याद है? बोले हाँ साहब, आप आए थे और ऐसा था, और आपका टायर में भी आग जल रहा था। बोले फिर तुमने मुझे रोका नहीं? बोले मैंने रोका था, फिर आपने कहा कि आग तो दिल में लगी है। अरे बाप रे। तो मैं चिट्ठियाँ पढ़ता हूँ, पहले एक चिट्ठी सुनवाता हूँ। अनीश तिवारी ने आयरलैंड से एक छोटा सा, डबलिन से एक वॉइस नोट भेजा है, और उन्होंने मुझे ही भेजा है वो। तो इसमें जहाँ वो आप कह रहे होंगे वो मेरे लिए है, तो सुनिएगा। ये वाला 3 ताल का जो एपिसोड था, ये सुनते सुनते थोड़ा देर हो गया। मैं आज अभी जस्ट मैं फाइनल सेक्शन ख़त्म किया हूँ। मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि पहले आपका हिंदी ना एकेडमिक था, जिसमें ओवरवेलमिंगली आप हर जगह की का यूज़ करते थे, मतलब लार्जली वो स्त्रीलिंग रहता था। इस वाले एपिसोड में बहुत जगह आप का की किए हैं और की का किए हैं। पूरा क्रेडिट तो मैं नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जिसका भी है बहुत मज़ा आया। हिंदी आपका तबाह करके मेरे को तो पर्सनली बहुत मज़ा आया। इतना ही है। बाकी इस हफ्ते तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, अगले हफ्ते मैं लिखूंगा लंबा चिट्ठी। मेरा एक पाकिस्तान वाले कमेंट पे ताऊ के वो भी था, थोड़ा सा मतभेद भी था, बट नेक्स्ट वीक पक्का लिखूंगा। इस वीक मेरा सबमिशन हो जाएगा। ठीक है, चिल करिए। तो ये अनीश की चिट्ठी आई है, और ई का किए, हाँ ये कर दिए। मैंने इनको कहा कि फुल क्रेडिट आप ही को है। तो राजस्थान से युवराज व्यास की चिट्ठी आई है। मुझे लगता है शायद पहली बार इन्होंने लिखी है। बाबा, ताऊ और कुलदीप भैया को प्रणाम। बहुत समय से 3 ताल सुन रहा हूँ। उस समय से शायद जब कुलदीप भैया ने अपने फेसबुक पर 3 ताल के ग्रोथ से जुड़ी सूचना साझा की थी, लेकिन चिट्ठी पहली बार लिख रहा हूँ। मैं 3 ताल को काम करते हुए और ड्राइव करते हुए सुनता हूँ। जयपुर से मेरे गांव की दूरी लगभग 3 घंटे है, तो कार में मैं गाने नहीं 3 ताल चलाता हूँ। तो अब जब भी जयपुर से गांव या गांव से जयपुर जाता हूँ तो अकेले नहीं जाता, हम चारों साथ चलते हैं। बहुत सही बाबा, जहाँ 4 यार मिल जाए वहाँ। बाबा आपने हमारे प्रेम में एक नई ऊर्जा भरी है। बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने आगे लिखी है। वो ऐसे कि मैं एक लड़की के साथ लॉन्ग डिस्टेंस वाले प्रेम में हूँ, और प्रेम कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लॉन्ग डिस्टेंस उसमें एक बड़ी दिक्कत है कि एक समय पर फ़ोन और चैट पर ही बात ख़त्म हो जाती है लॉन्ग डिस्टेंस में। ऐसा ही हमारे साथ हो रहा था, लेकिन एक दिन बातों बातों में 3 ताल के बारे में बता दिया, और फिर उन्होंने भी 3 ताल को रिवर्स में सुनना शुरू किया। और उसके बाद ये होने लगा कि हम दोनों अपने अपने समयानुसार शनिवार को 3 ताल सुनते हैं, और फिर उसके बाद 3 ताल पर ही बातें करते हैं। तो बाबा, ताऊ और सरदार हर 3 ताल के एपिसोड में लगभग 2 घंटे बात करते हैं, और हम दोनों उन 2 घंटों पर हुई बातचीत पर
3 से 4 घंटे बात करते हैं। बहुत सही, बहुत सही। हम दोनों ने बाबा की लगभग पूरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी है और उनके हर एक फोटो पर एक छोटे 3 ताल का आयोजन भी किया है। कुछ इन्होंने शायद कैप्शन वगैरह लिखे होंगे, मुझे आइडिया नहीं है। स्नैपसीड नाम का एक ऐप है, हाँ, जिससे एडिट हो जाता है। उसमें एक मोड है ड्रामा। उसका प्रयोग जो है बहुतायत उसके में लिए कहते हैं। बाबा को स्नैपसीड वालों का अवार्ड देना चाहिए। उसका सबसे बेहतरीन प्रयोग ये करते हैं। और हाँ, बाबा, आपने ताऊ के साथ एक फोटो शेयर किया है, उसमें आपने किन्हीं दूसरे कमलेश सिंह को टैग कर दिया है। बता रहे हैं कोई एक फोटो होगा। नम्रता को कुलदीप भैया की आवाज़ से बड़ा प्यार है और मुझे बाबा की हंसी से। लिखना बहुत कुछ है लेकिन ये चिट्ठी लंबी हो रही है, इसलिए अभी के लिए बस इतना ही। जय हो बाबा, वी बोथ लव यू। वाह वाह गुरु, और बहुत आनंद आया कि हम उस प्रेम में कहीं पे एक कारक बन रहे हैं। वही, और इससे बड़ी सफलता क्या होगी कि प्रेम की भाषा में 3 ताल शामिल हो जाए, या 3 ताल प्रेम की भाषा को शब्द देने लगे। तो ये तो बहुत खूबसूरत बहुत बिंब है। बहुत सुंदर बात। दुनिया में जहाँ तीसरा आदमी केवल लूका लगा रहा है, आग लगा रहा है, पिन मार रहा है चलते हुए स्टोव में, ऐसे समय में अगर 3 ताल प्रेम में संवाद के शब्दों को संवर्धित करे तो इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता। गुरु, आपने 3 ताल को इस काबिल समझा कि आप प्रेम को सहज बनाने के क्रम में 3 ताल को विषय बनाएं। वाह, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। बहुत बढ़िया युवराज भाई, और आगे भी चिट्ठी लिखते रहिएगा, इसकी परवाह किए बिना कि लंबी हो रही है कि छोटी हो रही है। बहुत मज़ा आया, बहुत सुकून मिला आपकी चिट्ठी पढ़कर। उत्तराखंड से अरविंद अग्निहोत्री की चिट्ठी है। अच्छा, एक और लगे हाथ निवेदन है लिखने वालों से कि कई बार वो सिर्फ प्रदेश का नाम लिख देते हैं। हाँ, ये बहुत गलत बात है यार। गांव फुलेरा का नाम तो आना ही चाहिए। शहर का और तो कम जिला से कम बलिया बताएं। और फिर उत्तर प्रदेश। हो सके तो शहर में भी, अगर कोई कस्बे में या पोस्ट गांव में ऑफिस रहते हैं, फकौली भी आ जाए तो हाँ, कोई बात बताना चाहिए। फकौली बाजार। हाँ, कब तक छिपोगे फुलेरा की आड़ में, कभी तो आओगे फकौली बाजार में। तो उत्तराखंड से अरविंद नहीं, अग्नि, बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिल्ली में भी रहते हैं तो आप बताएं कि आप लक्ष्मी नगर से हैं, या सकूर बस्ती से हैं, कि आप शालीमार बाग से हैं, कि आप न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से हैं, कि शादरे से हैं। आप ये भी बताएं तो रोचक रहेगा ये। और उत्तराखंड से अरविंद अग्निहोत्री की चिट्ठी है। बाबा, ताऊ और सरदार को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। सबसे पहले ईश्वर से आप तीनों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बहुत समय बाद पत्र लिख रहा हूँ। मैं 3 ताल के सभी एपिसोड सुनता हूँ। आज 84वां एपिसोड सुना। बिजली के बारे में सुनकर अपने बचपन के दिन याद आ गए। शुरुआती दिनों में घर के ढिबरी वाले लैंप और बोतल से बने हुए लैंप हुआ करते थे, जिन्हें गढ़वाली में लंपू बोलते हैं। रात को देर तक पढ़ते थे और सुबह नाक अंदर तक काला हो जाता था उसके धुएं से। फिर गांव में सबसे पहले हमारे घर में चिमनी वाले लैंप आए तो लगता था कि जैसे हम गांव में सबसे रईस हैं। पुरानी चीज़ों को संभाल के रखने की आदत है, इसलिए घर में ढिबरी, चिमनी वाला लैंप और मेंटल, जो लालटेन का, वो जो 4 एक फ्रेम में जो शीशा फंस जाता था वो लैंप, उसको चिमनी वाला लैंप कहते हैं। हाँ, उसकी उसको चिमनी कहते ही इसलिए है क्योंकि उस लालटेन में उसको चिमनी कहने का कारण ये है कि धुआं ऊपर निकलता दिखता है। तो चिमनी में क्या होता है, चिमनी एक तरफ से खुली होती है। ये वाला लैंप जो है ये भी एक तरफ से खुला होता है, तो वो चिमनी वाला लालटेन है। उसकी बत्ती को एक वो होता था ना घुमाने वाले से, घुमाइए तो बत्ती ऊपर को आती बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टोव, उसकी पिन, ऊन काटने वाला चरखा, ये सब अभी भी उन्होंने रखा हुआ है। फिर बिजली की बात आई तो एक लतीफ़ा याद आया। एक बार एक गांव में बिजली आने की घोषणा हुई तो गांव के सारे लोग नाच गाकर खुशियां मना रहे थे कि अब अंधेरा मिटेगा। कुछ कुत्ते भी नाच रहे थे तो लोगों ने कुत्तों से पूछा कि भाई तुम लोग क्यों खुश हो? तो कुत्ते बोले बिजली आएगी तो खंभे भी तो लगेंगे। बाकी पूरा एपिसोड हमेशा की तरह बेहतरीन था, बहुत मज़ा आया। धन्यवाद, जय हो। वाह गुरु, ऐसे ही बिजली गिराते रहिए। हाँ, शुक्रिया अरविंद जी। और एक चिट्ठी है कामिनी जोशी की। इन्होंने लिखा है,
जय हो। हिंदी राइटिंग में मेरा हाथ थोड़ा सेट नहीं है, तो सोचा कि किसी तरह अपना मैसेज आप तक पहुंचा पाऊं। तो मैंने सोचा है कि मैसेज पास हो जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी भाषा के कैसे भी किसी भी ज़रिए से हो, चाहे साइन लैंग्वेज से हो। तो मैं नैनीताल उत्तराखंड से हूँ और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को डील करने के लिए मुंबई के एक बैंक में काम करती हूँ। मैंने 3 ताल अभी कुछ समय पहले शुरू किया है और इसका सुझाव किया गया सुश्री सलोनी द्वारा, जो कि कॉमेडियन है, और मैं समझती हूँ कि ये व्यंग सीखने के लिए काफ़ी ऊंचा मंच है। मैं कुछ साझा करना चाहूँगी, अगर आपको ठीक लगे तो आप भी अपने विचार शेयर कीजिएगा। हमारी परवरिश और स्कूली शिक्षा शिशु मंदिर से हुई है, जहाँ हमें ये पढ़ाया गया कि कभी राष्ट्रगान को बंद कमरे में नहीं गाया जाता और सर झुका नहीं होना चाहिए, एक सीधी स्थिति में गाया जाता है। ये हमारे लिए गर्व गीत है जो देशभक्ति की वाइब्स दे जाता है। लेकिन ये कैसा रेगुलेशन लग गया कि मूवी स्क्रीनिंग से पहले इसे गाना है। कुछ भी चल रहा है और हास्य बोध संकीर्ण जिनका है उन्हें व्यंग समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात इन्होंने लिखी है कि आपकी वो बात काफ़ी सही मालूम होती है कि इंसान 3 कैटेगरी में का होता है, कुत्ता, बिल्ली और चूहा। चूहा जो संग्रह करता है। तो ये चूहे की प्रजाति से मुझे मेरे माता पिता या वरिष्ठ नागरिक याद आते हैं जो बस कुछ भी संभाल लेना चाहते हैं, एक प्लास्टिक की बोतल या कागज़ का छोटा पैकेट ही क्यों। अरे बहुत कर्री बात, उन्होंने बारीक महीन बात पकड़ दी है। इसका क्या किया जा सकता है, क्योंकि दिवाली की सफाई साल में 1 बार की जगह मेरे यहाँ 12 बार हो जाती है, जो काफ़ी दर्दनाक है। अब मैं भी या तो नोट्स बनाऊंगी या फिर लिखूंगी। और एक बात और, जय हो का मतलब मैं समझती हूँ कि जब मैं उठती थी तो थैंक यू बप्पा या थैंक यू यूनिवर्स कहती थी, और अब मैं उसको जय हो की तरह देखती हूँ कि वो एक जो ग्रेटफुल होने का भाव है उसमें सब समाहित है। शुक्रिया आप तीनों का। कामिनी जोशी। एक संयोग देखो, हमारे पड़ोसी हैं रजी साहब, उनका एक कुत्ता है, सैम नाम है उसका। वो मेरे घर घूमने बीच बीच में आता है, मेरे दरवाजे पे रोज वो करके जाता है जो खंबे की चर्चा में हुआ था। वो मार्क करके जाता है ये घर भी मेरा है, ठीक है। एक घर में रहता है, सामने वाला घर भी वो मार्क करके रहता है कि ये भी मेरा है, यहाँ पे भी किसी और की एंट्री नहीं होगी। बीच बीच में वो घूमने आता है, सारे कमरों की छानबीन करके चला जाता है और मुझसे भी कोई बात नहीं करता। वो आके थोड़ा सा दिखा देता है कि मैं आया हूँ, अभी मैं सारा निरीक्षण करूँगा, औचक। उसको अभी बिस्किट दिया, खाया नहीं उसने, लेकिन लेके चला गया। चूहे जैसा है वो, और चूहे की प्रवृत्ति है उसमें। वो बिस्किट लेके चला गया, अपने घर में जाकर उसे कॉर्नर में रख आया कि बाद में खाऊंगा। खाऊं नहीं खाऊं अपने पोजीशन पे तो है। हाँ, मेरे पोजीशन में, मेरी जगह पे है वो। तो मुझे वो देखकर बाबा का कथन याद आया कि लेकिन कामिनी जो कह रही हैं वो बुढ़ापे में माया बहुत जबरदस्त व्याप्ति, छोटी छोटी चीजें संग्रहित। और आप पाएंगे कि पानी की बोतल, जैसे हमारी अम्मा, हाँ तुम तो लाट साहब हो, बाहर फिर से पानी की बोतल खरीद लोगे, घर से पानी लेके क्यों जाओगे, अरे बोतलें रखी हुई हैं। ये पता चलता था पिछली बार जो बोतलें खाली छूट गई थी उनको उन्होंने धो खंगाल के और खोल करके रख दिया कि इनमें हवा जाके सूख जाए, उनको टाइट करके रखी हुई हैं। कहे कि हमने कहा भाई ये क्यों छोड़ के रखती हूँ, कहे इसमें घी ले जाने में सुविधा होती है, लीक नहीं होता है, इसमें घी भर देती हूँ, है ना, रास्ते के लिए मट्ठा लेता जा, इसी में भर देती हूँ। तो लॉजिक है उनके पास। कितने बुजुर्गों को हमने पाया है कि उनके पास में पॉलीथीन और बैग और लिफाफे बेशुमार होंगे। एक पॉलीथीन तो भारतीय घरों में रहता है पॉलीथीन रखने के लिए। हाँ, तो नहीं, लेकिन उनके साथ संकट ये है वो किसी को कुछ नहीं देते हैं, फिर भी संग्रह करके रखते हैं। अगर कोई ऐसा है कि खूब सामाजिक है, लोग आ रहे हैं, ये भैया ले जाओ वो ले जाओ, ठीक समझ में आता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं देना है, एकदम मरते को पानी देने को तैयार नहीं, पॉलीथीन इकट्ठा करके घर में रखे हुए हैं। ऐसे ही पैसा पकड़ के चलना, ऐसे ही सामान पकड़ के चलना। हमारे घर में माता जी के पास कुछ साड़ियाँ ऐसी हैं जो पिछले 10-15 साल में खुली तक नहीं है। ऐसी चद्दरें, मतलब घर में कम से कम 30-40 चद्दरें ऐसी होंगी जिनको बिछने का मौका नहीं आया, क्योंकि वो अगर आवश्यकता पड़ी तो। हाँ, वो रजाई, माता जी अकेले रहती हैं, 10-12 रजाई हैं घर में। हम यहाँ दिल्ली में 2 रजाई में हमारा काम चल जाता है। लोग आते हैं तो स्लीपिंग बैग खोल लेते हैं, कंबल रखे हुए 2-3 वो मिला लिए जाते हैं। लोग अपना
जगह खोज लेते हैं। रासायनिक पदार्थ और कंबल का कोना जाड़े की रात काटने के लिए काफी बाबा की बनाई पार हो दाल। जाती। हाँ, तो ये सारी चीजें जो हैं, और उनका क्या है, उनके पास 10-12 रजाई हैं। हमने कहा क्यों हैं इतनी रजाइयाँ? नहीं, लोग आ गए तो ये लोग कब आएंगे, कब आएंगे ये लोग? हमारा विवाह था, लोग आए, हमको लगा शायद अब कुछ प्रस्फुटन होगा, चद्दरें बिछेंगी, खटोले खोले जाएंगे, ये घर में जो 13 तख्त हैं ये जगह जगह पे एक के नीचे से निकाल के दूसरा तख्त इनको धो के पोंछ के तैयार किया जाएगा। पता चला सब तो होटल में चेक इन कर गए, जरूरत नहीं पड़ी। दरियां रखी हैं, मतलब 22 तकिए सेमहल की रुई के भरे। और सोचिए उस बक्से के बारे में सोचिए जो तकियों को भींच के बैठा हुआ है। उसका ताला जब भी खुलता है तो उसका ढक्कन अपने आप खुल जाता है, खोलना नहीं पड़ता है। तकियों को सांस लेते ही छाती खुल जाती है। सोचिए ये क्या प्रवृत्ति है, और ये चीजें कब इस्तेमाल होनी है? और अगर ये चीजें जीवन में अब केवल 5 बार इस्तेमाल होनी है तो इनके ऊपर इतना बड़ा निवेश क्यों? वो 5 अवसरों पे तो चीजें किराए पे भी आ सकती हैं। लेकिन पुराने स्कूल में और नए स्कूल में यही फर्क है। पुराने स्कूल को अभी भी लगता है कि अपनी बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत महत्वपूर्ण मान के चलिए। पता नहीं कब वो अपना महत्व याद दिला दें, पता नहीं कब शहरों में दावानल फैले, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं हो, तब यही खेत काम आएंगे, यही चद्दरें बिछाई जाएंगी, इन्हीं तख्तों पे आके तुम सोओगे। पता नहीं वो समय वाकई आएगा कि नहीं, लेकिन उस समय का भय करोड़ों लोगों को चूहा बनाए हुए है। भय का मसला नहीं है बाबा, ये मैं अभी पे रिकमेंडेशन भी दे देता हूँ। मैं सुपर नेचर का वेट कर रहा था बहुत दिनों से, वो आ गया है नेटफ्लिक्स पे। रिकी जर्वेस का स्टैंड अप एक्ट है, 1 घंटे का लगभग। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात, मतलब बहुत मज़ेदार लगी मुझे। वो कहते हैं कि उन्हें किसी डॉक्टर ने कहा कि तुम जो इतना पीते हो, अल्कोहल का जो इंटेक तुम्हारा है, अगर ये बंद कर दो तो तुम 10 साल और जी सकते हो। वो कहते हैं कि 10 साल कौन वाला, 80 से 90 वाला या 20 से 30 वाला? क्योंकि अगर 20 से 30 वाला है तो मैं तैयार हूं, लेकिन 80 से 90 वाला, यार वो तो बहुत ही वर्ष पीरियड है। वो वाला बढ़ के क्या होगा? लेकिन हम सब लंबी उम्र चाहते हैं, ये नहीं सोचते कि वो जो बैड क्वालिटी वाला है वो बढ़ेगा, गुड क्वालिटी वाला तो चला गया। सही है। तो और इसीलिए एक चीज हमेशा संग्रह हम उसी टाइम के लिए करते हैं कि जब हम इसका कोई भी किसी भी चीज का उपयोग नहीं कर पाएंगे, उस समय के लिए संग्रह होता है। काशीनाथ जी का एक उपन्यास बहुत पॉपुलर है, काशी का 80, और उसका जो दूसरा हिस्सा है वो है उपन्यास रेहन पे रघु। उसके ऊपर हम लोग बातचीत कर चुके हैं। हाँ, रेहन पे रघु हमारी पिछली पीढ़ियों के चूहे बन जाने की जो अंतरदशा है और उस अंतरदशा का जो क्रंदन है वो है रेहन पे रघु। वो यही दिखाता है कि पीएफ के पैसे से लेकर के सभी सपनों तक को उसने चूहे की तरह अपने दांतों से भींच के रखा अपने पास, और जब उन सपनों का घर बनाया तो ठीक ऐसी ही स्थिति में उसने खुद को पाया जो ताऊ कह रहे हैं, 80 से 90 वाली स्थिति, कि उसमें कुछ रस नहीं बचा है। न लोग बचे हैं, न व्यंजन बचे हैं, न रस बचा है, न ऊर्जा बची है, न आग बची है। बस एक कदम्ब का पेड़ है जो प्रिंस इनक्लेव में बनारस में काशीनाथ जी के घर के बाहर है। तो कामिनी जी, आप लिखते रहिए चिट्ठियाँ, और ऐसे ही बातों से बातें निकलती हैं। आप तो बैंक में काम करती हैं, बैंक में बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास काम ही नहीं होता, पर आपके पास है। आप मैंने एक बार एक बहुत गंदा पीजे मारा था, तो अभी तो सिर्फ ताऊ मुझे घूर रहे हैं, काश सारे 3 ताली वो देख। क्योंकि उनका नाम कामिनी है। आप कह रहे हो बैंक में काम नहीं होता। बैंक में बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बैंक में काम ही नहीं है। तो एक बार ताऊ ने उस पर बहुत, मुझे वो बेस्ट एक्सप्रेशन लगता है, जब कोई बहुत घटिया पीजे मारे तो ताऊ ने बोला था एकदम स्ट्रेट फेस से, जाएगा जाएगा और नीचे जाएगा। क्योंकि ह्यूमर को डेमोक्रेटिक होना बहुत जरूरी है, सब तक जाना चाहिए। मैं चाहता हूं ये मजा पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं। अंतिम पंक्ति तक। अंतिम पंक्ति तक।
ठीक है, तो अगली चिट्ठी है हिरेन भोजानी गुजरात वालों की, राजकोट से, और उन्होंने भेजा है बाबा ताऊ। अगली चिट्ठी में तो गाली ही देंगे, इस बार पढ़ लो क्या लिखा है उन्होंने। लिखा है, बाबा ताऊ और कुलदीप को प्रणाम। इस वाले एपिसोड में हमने हार्दिक चर्चा की। वैसे मैं अपनी बुआ और मेरे परिवार का लाख धन्यवाद करता हूँ कि मेरा नाम हार्दिक न रखा गया। कमोबेश मेरे अनुभव में अब तक जितने हार्दिक देखे हैं उनका सामान्य मानविकी से कुछ ज़्यादा ही कट रहा होता है। हार्दिक का क्या होता है, अंग्रेजी जो उच्चारण है ना वो भी बहुत आपत्तिजनक है, वो पकौली की तरह है। हाँ हाँ, या दीक्षित की तरह। ठीक है, तो आगे लिखा है उन्होंने, वैसे भी मीडिया द्वारा बनाए गए नेता आखिर तो ऐसी फखरुद्दीन जैसी बातें क्यों कर रहे हैं हम लोग? नहीं, पकौली बाजार का नाम उन्होंने इसलिए रखा था, उनको नाम अच्छा मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने जो है वो नथिंग एट ऑल का जो अंग्रेजी होता है, उन्होंने कहा कि अगर ये ऑली है तो फकौली होना चाहिए। रसेल पीटर्स का जोक है ना वो, कि एक उन खोज पे निकले, एक उन्हें आइलैंड मिला तो बोले आइलैंड का नाम क्या रखे, बोले वॉट एवर फुकेट। वहीं से फुकेट निकला, वो फकेट। तो इन्होंने आगे लिखा है, वैसे भी मीडिया द्वारा बनाए गए नेता आखिर तो सैंडविच ही चले जानदे सीगे। उत्तरी दाबेली के बारे में बात हुई तो बता दें कि दाबेली और सैंडविच दोनों अलग है। दाबेली मूलतः पाव या कहें बन के बीच बन हाँ, हमने कहा था। ये हमने बोला था, मतलब वो ये कह रहे हैं कि मसाला डाल के बनाई जाती है और उसमें कच्च के मसाले की दाबेली सबसे टेस्टी और अच्छी रहती है। वेजिटेरियन लोगों के पास ऐसे ही ऑप्शन होते हैं तो घूम फिर कर ब्रेड और बन के आसपास में ही खुश रहते हैं। हम लोग ये कह रहे थे इसमें हिरेन भाई की कॉन्सेप्ट दो चीज़ों के बीच में भर के बनाने वाला, इस वजह से दाबेली वो सैंडविच कहा जाता है। हाँ। जो हम सबवे में खाते हैं वो भी सैंडविच है, हालांकि वो बिल्कुल पारंपरिक सैंडविच जैसा नहीं होता। तो जो भी दो चीज़ों के बीच में, हाँ, जो दो पाटन के बीच, एक पाटन गुजरात का दबा के चल दिए, वो दाबेली। दूसरा देवी पाटन। पंचायत के बारे में बात हुई तो बताएं कि हम सब कहीं ना कहीं पंचायत के विनोद ही हैं जो पक्ष विपक्ष के दावे और मिलने वाले लाभ के बीच अटके हुए हैं। सचिव जी, इन्होंने वैसे ही लिखा है जैसे आप बोल रहे थे, ऊ लगा के। सचिव जी जैसे छोटे शहर या गांव में काम करने वाले अधिकारियों का सम्मान और रुतबा बढ़िया होता है, और जैसे ही उस अधिकारी का तबादला महानगर मेट्रो में हो जाए तो फिर वहाँ उनकी कोई सुध नहीं लेता। ट्रांसफ़र एक ऐसा हथियार है जो व्यवस्थागत ढांचों को दीमक की तरह चाट रहा है। बात हुई पावर कट पर तो बाबा ने पावर की उत्पत्ति से शुरू की, जो बहुत बढ़िया लगा। वैसे मेरा पावर कट में रहने का ज़्यादा अनुभव नहीं है, मेरे ख्याल से ये तो बिजली विभाग में ही है ना। हाँ, लेकिन अब जिस तरह का अपनी कोई नहीं काटता। अपनी कैसे कटेगी, लेकिन अब जिस तरह का बिजली का व्यय होता देख रहे हैं तो दुख होता है। काटने और लाने के लिए भी तो बिजली चाहिए ना, देखने के लिए कि कहाँ काटी है, जहाँ काटी है वहाँ पे वापस लानी है। असुविधा का अनुभव किए बिना सुविधाओं का विवेकहीन भोग कर रहा समाज अब एकदम भोंडा सा लग रहा है। वैसे भी विवेक के नाम पर अब अपने यहाँ सिर्फ अग्निहोत्री और ओबेरॉय ही बचे। नहीं, काटजू भी हैं। बाबा ताऊ और कुलदीप का अच्छा स्वास्थ्य बना रहे और ये साप्ताहिक आनंद बस कभी खत्म ना हो। सभी 3 तालियों की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। और आखिरी चिट्ठी सरहद के पार से आई है, ऑडियो चिट्ठी है। पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान से हमारे दोस्त अशफाक अली दस्ती की। कुलदीप जी, पाननी आनंद और कमलेश सिंह समेत 3 ताल के सभी सामीन को सलाम। मैं अशफाक अली सिंध पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। पिछले पॉडकास्ट में जो लोड शेडिंग पे बात हुई थी तो उसमें मैंने समझा कि कुछ बातें हैं जो मैं भी जोड़ सकता हूँ। अक्सर लोड शेडिंग जो बिन बताए होती थी तो वो बरसात में या रात को भी होती थी। तो उसमें मोमबत्ती जलाना, मोमबत्ती लेके बाहर जाना काफ़ी मुश्किल होता था। या तो उसके ऊपर आप हाथ रखेंगे तो मोमबत्ती की लो आपको जलाती थी। तो उसमें हमने ये किया था कि जो 5 किलो या 2-3 किलो के जो घी के डब्बे आते थे, कनस्तर कर लें या छोटे से जो, तो उनको काट के उनके बीच में मोमबत्ती रखते थे। तो हम बच्चे तो उससे खेलते थे। वो तो हमारे लिए ऐसे हो जाती थी जैसे गाड़ी का हेडलाइट सी हो गई है, वो
चलते फिरते घूमते रहते थे रात को। तो एक तो ये होता था, लेकिन वो काफ़ी गर्म हो जाती थी। तब शायद हमें हीट ट्रांसफ़र और थर्मोडायनेमिक्स भी नहीं आती थी, वरना उसके ऊपर 2-3 छेद करके उसकी जो लो होती थी वो खुद ही अपनी सांस में ले लेते, लेकिन तपश नहीं आने देते। एक तो ये चीज़। दूसरी उसमें ये होती थी कि जब बिजली रात को चली जाती थी तो सारे मसहरी या खटिया जो भी थी वो बाहर बिठा के सोते थे, क्योंकि जब रात को गई तो यही होता था कि अब तो नहीं आएगी। जो हमारे बुज़ुर्ग मतलब बड़े होते थे या जो हमारी माएँ दादियाँ वगैरह होती थी, वो हमें आसमान में तारे दिखाते थे। तो वो तारों में कुछ चालें बताते थे कि ये जो 3 तारे हैं इनका ये नाम है, इनकी ये चाल है, सर्दियों में ये यहाँ पे होते हैं, गर्मियों में ये यहाँ पे होते हैं। जब इनकी इस तरह की सूरत हाल हो जाए तो मुल्क में काल आ जाता है। एक किस्म का इनकी फ़ोक नॉलेज थी जो सीना बसीना चलती आ रही थी, और वो जो शायद अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अब वो शायद किसी को पता भी ना हो, इवन हमें भी इतनी अब वो याद नहीं है कि उसमें क्या लॉजिक थी या क्या उनके राज थे। और एक और चीज़ थी कि जब सारे मिलके बैठते थे, बड़े बुज़ुर्ग छोटे मोटे बाहर, मतलब अभी सोने का टाइम नहीं था लेकिन बिजली नहीं है, सारे बैठे हुए हैं, सर्दियों की रातें लंबी होती थी, तो उसमें छोटी-छोटी या तो कहानियाँ होती थी या फिर एक वो होते थे जिसको हम कहते हैं रिडल्स, पहेलियाँ। और वो पहेलियाँ एक दूसरे को देते थे, और अक्सर जो ओताक वगैरह या इसमें होते थे तो कोई ना कोई एक कहीं पे सुघड़ भी आ जाता था। तो वो सुघड़ जो होते थे, जिसको हम अगर इसमें से ट्रांसलेट करूँ तो वो एक ज्ञानी होते थे, मतलब उनमें उनके पास ज्ञान होता था तरह तरह से चीज़ों का। तो वो जो सुघड़ अपनी पहेली या रिडल देते थे, तो वो एक शेर के किस्म में होती थी, और उस शेर में ये होता था आपको 1 या 2 वर्ड चेंज करने हैं तो फिर ही वो पहेली सॉल्व हो सकेगी। और इसमें भी सुघड़ों की जो पहेलियाँ होती थी वो 2 तरह की होती थी। एक तो हम जो जिनको तो कुछ नॉलेज नहीं था या कुछ भी नहीं था, तो उनके लिए होती थी वो बेसिक, या जिस तरह हम ये कह लें कि पहेली या रिडल्स फॉर डमीज़, इस तरह की होती थी। और एक होती थी सुघड़, जब आपस में बैठते थे, महफ़िल करते थे 2 या 3 या ज़्यादातर, तो उनकी पहेलियाँ जो होती थी, तो उनकी जो पहेलियाँ होती थी वो बहुत ही मतलब एक शेर पे नहीं होती थी, वो पूरी की पूरी मतलब एक कते होते थे या एक पूरी गज़ल या इस तरह की अगर कह लें, तो पूरी एक नज़म होती थी जिसमें पहेली एक-एक शेर उनको जो था वो सॉल्व करना होता था। आखिरी अगर मैं जो चौथी बात कहूँ जो सबसे ज़्यादा एक थी, वो था एक रेडियो। कि बिजली नहीं होती थी, एक रेडियो पड़ा है, ट्रांजिस्टर होता था, उसमें एक लेदर का ब्राउन सा एक वो कवर होता था, नेशनल का होता था। तो वो लगा हुआ होता था, वो बीच पे जिस पे मंजे पे हम घड़े रखते थे वहीं पे या उसके साथ लटका देते थे। एक ही स्टेशन चल रहा है, सारे लोग सुन रहे हैं। और शायद उसी की वजह से जो मुझ में मैं समझ रहा हूँ कि ये रेडियो सुनने का, पॉडकास्ट सुनने का शौक़ पैदा हुआ है, और शायद उसी की वजह से मैं आप सब से कनेक्टेड हूँ, 3 ताल ग्रुप से या 3 ताल आज तक रेडियो से। तो ये सारा उसी गर्मी और सर्दियों में होने वाली लोड शेडिंग का ही नतीजा है, उसका ही फल है जो मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ। तो एक तरीके से ये हमारे लिए ब्लेसिंग भी कह सकते हैं। शुक्रिया। ये अशफाक अली दस्ती के अशफाक भाई की चिट्ठी बहुत रोचक है, और कुछ एक चीज़ें इन्होंने जो नए बिंब उसमें जोड़े बिजली जाने वाले, वो कमाल के हैं। और वो ये पूछ रहे थे कि पता नहीं उसके पीछे क्या लॉजिक था, लेकिन वो लॉजिक कोई कच्चा लॉजिक नहीं था, क्योंकि इंसान ने लाखों साल तारों को चलते देखा है, और वहाँ से वो एक चेतना बनी है कि नहीं, ये उत्तर से पूर्व में और पूर्व से उत्तर में ये शंटिंग करते हैं। तो वो लंबी चेतना है, लंबे समय तक सीखते उसको वॉच करते हुए। अच्छा, पहले लोग दिशाओं का अंदाज़ा तारों से लगाते थे, जो सफ़र करने वाले लोग होते थे, लंबी यात्राएं करने वाले होते थे, क्योंकि तब नहीं था कोई खंभा या कोई मील का पत्थर या कोई इस तरह से। तो मीलों मीलों तक कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता था कि किधर से जाना है। खास करके रेगिस्तान वगैरह में तो बहुत ही मुश्किल होता था, और रात में समंदर वगैरह में तो एकदम नामुमकिन था कि किधर जा रहे हैं। तो इन सब का बहुत रोल रहा। दूसरा जो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये अंताक्षरी का या पहेलियों का, इन सब चीज़ों का एक पूरा वो था, और
कई ऐसे कविता वाली पहेलियाँ रही हैं। आप ये देखिए, पहेलियों का इतिहास जो है ना, हिंदी भाषा के इतिहास में सबसे शुरुआती चीज़ों में पहेलियाँ हैं। खुसरो जब हिंदी लेकर उतरते हैं, अपनी हिंदी लेकर के जब उतरते हैं, कह मुकरी, हाँ, तो उसमें पहेलियाँ भी हैं। तो क्यों सखी साजन, हाँ, नहीं सकी कुत्ता। तो पत्ते क्या झड़ते हैं वही याद आ रहा था, जैसे वो लोड शेडिंग पे जो हमारे यहाँ थे ऑलमोस्ट काफ़ी हाँ, चीज़ें तो वैसी गम हैं। का फसाना तेरा भी है, मेरा भी है, हाँ। है। तो अशफाक भाई, आगे भी आप सुनते तो तीन ताल बहुत पहले से हैं, मुझे मालूम है, और हमारे स्पेस में भी आते हैं, पर आपकी चिट्ठी पहली बार आई है। बहुत सुख हुआ। एक बहुत अच्छी बात यह है कि दर्द एक सा है, हिंदुस्तान में हो पाकिस्तान में हो, लोड शेडिंग वहाँ भी है यहाँ भी, और मच्छरदानी को मशहरी हम भी कहते हैं, और वो भी। हाँ, तो इस बार के जिन विषयों पर तीन ताल में इस 85वें एपिसोड में बात हुई है, उस पर आप लोगों की चिट्ठियाँ अपेक्षित हैं, और वो वादा मजाक में नहीं था। बाबा की वो तस्वीर मैं हासिल करके आपको भेजूंगा। अगर आपकी चिट्ठी उतनी इंटरेस्टिंग हुई तो एक्सपीरियंसेस लिख करके भेजिएगा, और सवाल अगर भेजना चाहते हैं बाबा ताऊ से कोई अतरंगी टाइप के, तो वो भी भेज सकते हैं। सत्य के प्रयोग, बारातों में रासायनिक पदार्थों का साक्षात्कार, और आग के बहाने जीवन की और अग्निवेदिकाओं की बाज कथा। किस्म की आ गए। हाँ। और आपकी नवैयत। तो भेजने का तरीका है, अभी एक मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने पहली बार तीन ताल सुना, मतलब उनको मालूम था कि मैं ऐसा एक पॉडकास्ट करता हूँ, पर उन्होंने सुना पहली बार, तो वो मुझसे कहने लगे कि यार ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है, मैंने पहली बार सुना। तो मैंने कहा और सुनिए, और कभी चिट्ठी उठी लिखी। बोले मैं लिखना चाहता हूँ, पर उसमें कहीं वो ईमेल आईडी नहीं आया, पता नहीं ऐसा तो हुआ तो नहीं किसी एपिसोड में, या उनको ऐसा लगा होगा। तो मैं ईमेल आईडी और आखिर नंबर वाले सब में ध्यान नहीं दिए वो। नहीं, मुझे लगता है मैंने कहा था, हो सकता है रह गया हो। नहीं, आखिर वाले में वो ध्यान नहीं दिए सुनने हाँ, में, ये हो सकता है। कि अब तो ये खत्म कर रहे तो हैं। इसलिए मैं एक बार तफसील से शुरू से एक बार बताता हूँ, बहुत सारे जो नए लिसनर्स हैं, कि आप ईमेल कर सकते हैं हमें। एक तो जो भी आपको लिखना है वो है तरीका radio@aajtak.com। दूसरा, आज तक रेडियो का हमारा एक ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है जिसको आप सेव कर सकते हैं, 9953323303। तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। पर एक तीन तालियों का एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बन गया है, जो तीन ताल के इंटरनल डिस्कशंस उसमें होते हैं, मतलब पोस्ट तीन ताल डिस्कशंस होते हैं। जब भी नया एपिसोड आता है तो सारे जो पक्के वाले तीन तालिए हैं वो उसमें शामिल हैं, और वो उसकी नवैयत को और विस्तार देते हैं। जैसे अभी एक साथी ने चिट्ठी लिखी कि वो प्रेम में 3-4 घंटे 2 घंटे के तीन ताल पे बात करते हैं, तो उसी तरह से उसमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जब भी नया शो आता है। तो अगर आप उस, और मीम्स आते हैं, तो अगर आप उसका हिस्सा होना चाहते हैं तो इसी नंबर पर 9953323303 पर एक बार लिख दीजिए मैं भी तीन तालिया, तो हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो एक तरीका है ईमेल आईडी radio@aajtak.com, और दूसरा नंबर है 9953323303। दिल अगर पक्षी हुआ जाता है तो ट्विटर पे भी आप आ सकते हैं। ट्विटर में हमारा हैंडल पकड़ के फिर तो आप सारे हैंडलों तक पहुंच जाएंगे। बस आज तक रेडियो आपको सर्च करना है, वेरीफाइड हैंडल है, आपको मिल जाएगा, और आइए उस पर। और हर बुधवार को हम लोग बेबाक बुधवार करते हैं, जिसपे हम लोग ट्विटर पे एक लाइव डिस्कशन इसी तरह का करते हैं, और वो कभी कभी 3 घंटा कभी कभी 4 घंटा चल जाता है। तो आइएगा, है 86वें एपिसोड में अब मुलाकात होगी आपसे। फिर होगी। जय हो। जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।